ओम शांति। इस शाम के सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सत्र है टॉक शो है। टॉक शो में आप लोग समझ गए होंगे कि विचारों का आदान प्रदान होता है बजाय कि एक तरफा सुनने के। तो सभी सत्र जो अब तक हुए हैं उन सत्रों में ये विशेष सत्र इसलिए होगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बात कह सकेंगे और सुन सकेंगे और समझ सकेंगे, और बहुत सारी बातें जो हमारे मन में होगी उस पर हम लोग एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर सकेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो आज इस सत्र में जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों का पैनल है। और ये जो पैनल है देश के नामचीन लोग हैं जो हर तरह की परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, और जो पत्रकारिता क्षेत्र में जो चुनौतियां आती हैं, जो अवसर हैं, उस पर बड़ी बेबाकी से वो बातचीत कर सकेंगे। अब बिना विलम्ब किए मैं इस सत्र की शुरुआत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे विशिष्ट पैनलिस्ट हैं वो कृपया मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बिन्नी सरीन हैं, वो भी स्थान ग्रहण करें। बीके गिरीश भाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर एकेडमी के, वो भी स्थान ग्रहण करें। श्री गोपाल नरसन जी, डॉक्टर गोपाल नरसन भाई, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर हरदीप सिंह प्रोफेसर हैं हिंदी के लुधियाना में, आप भी स्थान ग्रहण कर लें। अशोक चतुर्वेदी जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्मॉल, आप भी स्थान ग्रहण करें। NK सिंह जी जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि सब आप भी स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। वाई बाब जी वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और जो इस आज के कार्यक्रम को चेयर करेंगे प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेशनल कन्वीनर हैं मीडिया इंस्टीट्यूट फॉर वैल्यूज़ के। और आज जो मेडिटेशन कराएंगी अनीता बहन, जो मीडिया प्रभाग की कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इस स्थान ग्रहण करें अपने अपने जगहों पे। हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। NK सिंह सर से अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें। हम लोग कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले मैं सोचते हैं कि 2 मिनट परमात्मा को याद कर लें, और इससे मुझे लगता है कि हम लोग जो बात करेंगे, जो चर्चा होगी वो बहुत फ्रूटफुल होगी। तो हम लोग 2 मिनट ईश्वर की याद में बैठेंगे, फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनका पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। बहनों से मैं अनुरोध करता हूं। NK सिंह साहब से, आप NK सिंह साहब का सम्मान होगा बैज पहना के गुलदस्ता से। प्रोफेसर दीक्षित जी, बिन्नी बहन का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। श्री भाई बाप जी को भी गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है।
गोपाल नरसन जी को और इधर से गिरीश भाई। अनिता बहन को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी हमारे बीच में हैं, उनका गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। और हरदीप भाई और साथ में अशोक चतुर्वेदी जी का। मैं आज के जो पूरा का पूरा जो संचालन होगा, कार्यक्रम जो चलेगा, और ये खुद मेरा भी और साथ में आप सभी का भी, आज का जो कार्यक्रम चलेगा उसके बारे में मैं कुछ बात बता देना चाहता हूं। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं आपसे भी, और जो हमारे बीच में आप सब लोग बैठे हैं, जो पीछे बहुत बैठे हैं जिनको वो लाइट की वजह से दिख भी नहीं रहा है, वो कृपया आगे आ जाएं, क्योंकि आगे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग बात कर पाएंगे। और जो हमारे बीच में जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट हैं, आप लोगों से एक अनुरोध है कि चूँकि यह टॉक शो है और टॉक शो की वजह से हम लोग 4:30 हो गया और हम लोग को 6 बजे इसको क्लोज भी करना है, क्योंकि अगला समापन सत्र होगा। तो इस पर 5-5 मिनट हम अपनी बात रखेंगे, ओपनिंग करेंगे, फिर इसके बाद जब विद्वत विमर्श होगा आपस में टॉक शो, तो उसमें हम लोग ज़्यादा रहेगा कि हम एक दूसरे की बात समझेंगे, कहेंगे। और जो ऑडियंस है उसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वही कृपया अपने संबंधित फील्ड के सवाल करेंगे जो जिनसे करना होगा, और आप बाकायदा नाम भी बताएंगे किनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं। तो इसलिए अगर इस समय सीमा का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग का टॉक शो जो है 1.5 घंटे का जो सेशन है बहुत अच्छा होगा और हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सम्माननीय मंच है और जो आप लोग हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ताकि हम लोग अपने सत्र को सही तरीके से चला सकेंगे। ये जो आज का विषय है, आज की पत्रकारिता, इसकी चुनौतियां और अवसर, ये सब लोग जानते हैं। आज की पत्रकारिता क्या है, कैसी है, उसमें चुनौतियां क्या हैं, अवसर क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब टॉक शो होगा तो सबके जो मंथन होगा विचारों का, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में उसको बहुत इम्प्लीमेंट करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे तरीके से सफल रहेंगे। इसी बात पे विचार रखने के लिए मैं सबसे पहले चूँकि मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं किसी का बायोडाटा लंबा चौड़ा ना पढ़ूँ, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है और बायोडाटा पढ़ने में आधा समय चला जाता है ऐसे ही। तो मैं चाहता हूँ कि जो डेजिग्नेशन सिर्फ लिखा है, और बाकी लोग आप जो भी हैं इसमें अधिकतर लोग आप जानते हैं कि जो लोग पैनलिस्ट हैं कई सत्रों में भी रहे हैं। डॉक्टर बिन्नी बहन है, ये ब्रह्मा कुमारी से बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं और हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में आप डायरेक्टर, अगर इनका लेटेस्ट अगर हम बात करें तो रीजनल डायरेक्टर हैं ग्लोबल पीस इनिशिएटिव। इन्होंने डॉक्टरेट किया है स्पिरिचुअलिटी में, और उसके साथ में आजकल ये इंटरफेथ के लिए काफ़ी काम करती हैं। राजयोग के बारे में भी काफ़ी आपकी अच्छी पकड़ है, और ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल हॉस्पिटल में आप लंबे समय से काम कर रही हैं। तो मैं बिन्नी बहन से कहूँगा कि आज के विषय पर विषय केंद्रित होते हुए 5 मिनट का रखेंगे, फिर उसके बाद सब सवाल जवाब होगा तो हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, तो और अवसर मिलेगा हमको बात करने का। बिन्नी बहन। बैठ के ही बात करें, बैठ के, हाँ बैठ के। ओम शांति। मंच और आदरणीय मंच और अभी सामने हमारे जितने भी बैठे हुए हमारे बहुत अनुभवी मीडिया से जुड़े हुए, आज का विषय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और जैसा कि बताया गया कि आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज के सेशन से जुड़ी हुई है कि हमने यहाँ दोनों ही शब्द ले लिए हैं, चैलेंजेस भी लिए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो चैलेंजेस तो आज किस प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन मीडिया प्रोफेशन में भी चैलेंजेस कम नहीं हैं समय के अनुसार। लेकिन दोनों ही शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं तो चुनौतियाँ और अवसर के साथ में एक शब्द जोड़ रही हूँ मैं, सुअवसर। अवसर दुनिया में हमारे जीवन में बहुत होते हैं, लेकिन कैसे हमारे जीवन की जो चैलेंजेस हैं वो अपॉर्चुनिटी सी कैसे बन जाती हैं, तो उसके लिए मैं 1-2 शब्द आपके सामने जो आज ही मुझे बहुत सुंदर मिले,
आपसे शेयर करना चाहूँगी और जो कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़े हैं। ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस देयर इज़ ऑलवेज बिग ऑब्स्टेकल्स। सम read them as obstacles and other read them as opportunities। कभी तो हम उसको चैलेंजेस को ऑब्स्टेकल्स लेके चलते हैं और वही ऑब्स्टेकल्स अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं जब जो हम अपने जीवन में हमारे अंदर जो, क्योंकि ये मीडिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज जो हम यहाँ क्यों आए हैं इस स्पिरिचुअल प्लेस पर जो पहले से चार्ज्ड है, और आपने देखा होगा हम यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही शक्तियाँ अपने अंदर ऐसी हैं जो कि किसी भी प्रकार की ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलती हैं। अब यहाँ पर मैं इस बात को भी ज़रूर लेना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा तो नहीं हो जाता कि हम खुद ही अवसर्स को चैलेंजेस में तो नहीं बदल रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने अभी एक रिसेंट बहुत सीनियर आर्मी के, क्योंकि मेरा आर्मी में बहुत जाना होता है, तो उनके बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे मैंने, और उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि ये बात कैसी लगती है कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान की तैयारियों की बात कर रहे होते हैं, जब हमारी बॉर्डर लाइन पर जब हमारे सिपाही मर रहे होते हैं और सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है कि मीडिया हमें अवेयरनेस देता है, लेकिन ये कहाँ हद तक ठीक है कि हम इन एडवांस में हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, कहाँ पर कौन होगा, हम इतनी जल्दी क्यों न्यूज़ में ले आते हैं। और आप वो उन्हीं ऑफिसर ने मुझे कहा कि कभी कभी उनको ये नहीं पता, हमारी ही जानकारी से ये पता चल जाता है कि हमारे कौन व्यक्ति कहाँ पर है, यानी कि हम मीडिया ही उनको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या हम चैलेंजेस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम 10 बार सोचें कि पूरे विश्व पर, क्योंकि आज देश की बात नहीं हो रही है। मैं 2 वर्ष पहले अमेरिका में थी, जब हमारा बॉम्बे का सारा कांड हो रहा था, उन्होंने मुश्किल से शायद 1 या 2 बार दिया होगा न्यूज़ में, लेकिन हमारे यहाँ तो कई बार, इतनी बार उसको रिपीट किया जाता है, वो रियली चैलेंजेस बन जाता है जब तक लोगों तक पहुँचता है। गुड न्यूज़ को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनको सल्यूशन भी दें। तो मेरे मन में 3 बातें आ रही थी कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि चैलेंजेस रहेंगे, ये हमें स्वीकार करके चलना ही होगा, लेकिन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने के लिए बहुत आवश्यक है कि मीडिया जो है वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखे, क्योंकि चैलेंजेस में सी आ रहा है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है चेकिंग। जो हम लिख रहे हैं, जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार के मीडिया के तरीके से हो, चेक करें। चेक करने में हम पीछे न रहें, चेक करें, लोगों को सामने रखते हुए चेंज करें, कंट्रोल करें और फिर चैनलाइज करें, तब हम लोगों तक पहुंचाएं। तो देखिए, हमें ये, हम अपना तो जो भी हमें ड्यूटी मिली है, जहां तक भी है, उसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मीडिया की तरफ आज जो है देश, जहाँ जहाँ पर भी हमारे लोग हैं, आज मैं युवा पीढ़ी की बात करना चाह रही हूँ, वो कितनी आशा के साथ हमारे सामने देख रहे हैं। आज आप उनको जो आशा देते हैं, शायद ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी आशा है। जो हम प्रस्तुत करते हैं उससे उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि मीडिया फर्स्ट बी पॉजिटिव। मीडिया को खुद भी, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में पॉजिटिविटी कहीं अपना महत्व खो देगी, नहीं, हमें भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। एंड बिलीव इन आवर सेल्फ, हमें अपने अंदर विश्वास रखना है। अब जब हम आपकी बात सुनेंगे, आप अपनी समस्याएं ज़रूर बताएंगे, हमें पता है, लेकिन आपके भीतर इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, इतनी बड़ी एनर्जी है, अगर हम आज उसको अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको और सभी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो ये है कि हम पॉज दें, माइंड को साइलेंस दें,
थोड़ा समय 1 मिनट भी निकाले, जो सारा दिन हम करने जा रहे हैं उसको रिव्यू करें, रिफाइन करें, रिफ्रेश करें अपने माइंड को, तो हम देखेंगे कितनी से बड़ी चैलेंज भी बहुत छोटी हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। शायद आपका लिखा हुआ एक शब्द, समय नहीं है, दूसरी बार मैं बताऊंगी कि कैसे एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था और उसके सामने न्यूज़पेपर पढ़ा। उसने जैसे ही उसकी कहानी को पढ़ा और उस व्यक्ति जो कि 100% सुसाइड करने के लिए तैयार था, उसने अपना मन बदल लिया। उसने कहा अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ये शक्ति है मीडिया वालों में। मैं समझती हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक एनर्जी बन के जाइए, पावर बन के जाइए। न केवल अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों की चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटीज़ में बदले। थैंक यू वेरी मच। बिन्नी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अगर पूरे इनके जो भी इनका वक्तव्य था, एक चीज़ पे हमको ज़रूर सोचना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि आगे जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं इस पे ज़रूर विचार रखेंगे कि जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं तो जो दुश्मन होता है वो उसको सेक्रेट रखता है ताकि किसी दूसरे देश को पता ना पड़े। लेकिन अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कितना सही है, कितना गलत है, या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब डिबेट होगा आपस में तो उसमें ज़्यादा अच्छे से निकल पाएगा जो हमारे पैनलिस्ट हैं। और एक जो इन्होंने कहा कि चैलेंज को आप सुअवसर में बदल दीजिए, अवसर ही नहीं बल्कि सुअवसर में बदल दीजिए। और उसके लिए इन्होंने स्वकेंद्रित जो तरक्की की इन्होंने बात की है उस पर भी हमको आगे चल के विचार करना है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नी बहन आपका। और अगले जो हमारे वक्ता हैं गिरीश जी, बीके गिरीश भाई, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे एकेडमी में यहाँ पे। और आपने आज अखबार है उत्तर प्रदेश का और जो उधर बिहार और निकलता है उसमें काफ़ी समय तक आप उप मुख्य संपादक रहे, लेकिन अभी लंबे समय से यहाँ पर ज्ञान सरोवर एकेडमी में हैं और यहाँ पे भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो बिन्नी बहन ने कहा है और जो आपके नज़रिए से आज की जर्नलिज्म, चैलेंज और अवसर, ये कैसे एक दूसरे के विपरीत है या कैसे एक दूसरे से लिंक है, इसका क्या हो सकता है आपके नज़रिए से? ज़रा इस पर आप संक्षिप्त में विचार रखें। ओम शांति। मंचस्थ सभी महानुभाव और सामने सभागार में बैठे हुए मीडिया के प्रबुद्धजन, तो आज का हमारा विषय है टुडेज़ मीडिया चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मीडिया के सामने क्या चुनौतियां हैं और मीडिया के सामने क्या अवसर है। तो अपनी सामान्य बुद्धि से जो मैं समझ रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया के सामने में पता नहीं, चूँकि हम लोग 2 दिन से बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे यही समझ में आया है कि जितना भी मीडिया है हमारा घराना, वो तो कॉरपोरेट हाउसेस है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, तो उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? कोई चुनौती नहीं है। तो मीडिया, वो जो मीडिया चैनल्स हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनको जो जो कार्य दिया जाता है वो उस प्रकार के कार्य को करते हैं। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मीडिया जो है आज की हमारे देश में, तो मुझे चुनौतियाँ तो समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या है, और अब रह गया कि उसके सामने में अवसर क्या है। तो अवसर तो ये है कि अगर वो स्वार्थ की भावना से बाहर चला जाए और स्वार्थ की भावना से हट जाए, थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो अवसर ही अवसर है। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हम लोगों का अपना एक चैनल है, पीस ऑफ माइंड चैनल। 24 घंटे के लिए वो प्रसारित होता है, उसमें कोई विज्ञापनबाजी नहीं होती है और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए एक से अच्छे कार्यक्रम उसमें दिखलाए जा रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। 4-5 साल हो गया है। तो अगर अवसर को भुनाना चाहे मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया, कोई भी मीडिया अगर उसको लेना चाहे अवसर को, तो सिर्फ उसको अपनी स्वार्थ की भावना से थोड़ा सा परे हटना पड़ेगा। हाँ, यह ठीक है कि आज की बाजारवाद के टाइम में कैसे चलेगा वो, तो उसके लिए थोड़ा सा विचार कर लिया जाए, लेकिन जो एक लूट तंत्र मचा हुआ है उससे अलग हट करके, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि आज की मीडिया जो है वो बिल्कुल मंतव्य को ही बिल्कुल बदल करके रख देती है, भ्रम का वातावरण बना देती है अगर वो चाहे तो संसार में। अपने प्रश्न के आधार पर आजकल जो सर्वे हो रहे हैं उसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर दिए जाते हैं कि उसी से पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से सोच में थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर ले मीडिया वाले, जो मीडिया के चैनल हैं, कोई भी जो चैनल हैं वो, और स्वार्थ की भावना से थोड़ा अगर
वो ऊपर उठ जाएं तो वो बहुत सारे अवसर का और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ले पाते हैं, ले सकेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे ज़रूर लगता है कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो आज के दौर में थोड़ा खतरे की अवस्था में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने के बाद से उसकी तरफ से लोगों का ध्यान बहुत हद तक हटा है। कितना हटा है उसका सर्वे पूरा मेरे पास नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अपनी रुचि के आधार पर भी मैं समझता हूँ कि मैं टेलीविज़न के लिए तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दे देता हूँ, लेकिन अखबार पढ़ने के लिए जाने में मुझे थोड़ा सा आलस्य लगने लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। जबकि पेपर्स में और अखबार में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उसके एडिटोरियल्स आते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं, मगर फिर भी तो थोड़ी चुनौतियां प्रिंट मीडिया के सामने में होंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल चांदी काट रही है इस देश की। मुझे तो कोई भी मीडिया ऐसा नहीं लग रहा है जो कि बिल्कुल खतरे की अवस्था में हो। हाँ, उससे जुड़े हुए मीडिया कर्मियों की क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो चूँकि मैं उधर नहीं हूँ तो मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, उस पर आप लोग प्रकाश डालेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर शिव बाबा के साथ रहने से और मेडिटेशन करने से, थोड़ा सा योगाभ्यास करने से, अपने आप को जानने से और दुनिया की स्थिति को समझने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी फर्म हो, अगर वो स्वार्थ की भावना को थोड़ी देर के लिए बगल में रख दे और उसके बाद अपनी योजना के बारे में विचार करे तो सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। कोई चुनौती नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन देखना यह है कि ऐसा हम कैसे कर पाएंगे। उसके लिए फिर वही है राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन जो हमारा विषय है। मूल्यों को अपनाइए, मूल्य जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं होंगे। 2 दिनों से हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं और ये बिल्कुल सच है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई सत्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका थैंक्स। ओम शांति। गिरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने चुनौती की जिस तरीके से व्याख्या की है उसके समाधान के लिए राजयोग अभ्यास, क्योंकि जब अंदर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार भाग जाता है। और मुझे लगता है कि हम भी पत्रकार होने से पहले एक इंसान ही हैं। हम लोग भी जो भी जीविका के लिए या जिसके लिए भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनका मेन मकसद होता है परिवार में सुख, शांति, आनंद और अनुभूति। और इसके लिए अगर हम जो यहाँ पे है राजयोग मेडिटेशन अगर ऐसा करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक निराकरण हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो लोग उस फील्ड से आके इसमें जुड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पे रह गए हैं। खैर, इसमें ज़्यादा बाद में बात होगी। इसके लिए गिरीश भाई को धन्यवाद। और मैं अगले वक्ता जो हैं श्री गोपाल नरसन जी हैं, एडिटर एडवाइज़र दैनिक नई आवाज़ रुड़की के। और इसके अलावा भी आप कई और क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उसका मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। पर सबसे बड़ी बात है कि जब से इस सम्मेलन में आना शुरू किया तब से उसके बाद इन्होंने राजयोग को जीवन में अपनाया है और पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और उसके साथ में कई सारी किताबें भी इन्होंने अभी अपने संस्थान से संबंधित राजयोग मेडिटेशन से लिखा है। ये एक अच्छी इस सम्मेलन की उपलब्धि है। मैं गोपाल नरसन जी से जरूर कहूँगा कि संक्षेप में इसके अपने विचार रखें इस बात। धन्यवाद कोमल भाई। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले तो मैं ओम शांति। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉक शो में हमारा सौभाग्य है कि ये आज इतना बड़ा मंच बन गया है कि जिस मंच पर श्री एन.के. सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हों, जिस मंच पर प्रोफेसर कमल दीक्षित जैसे लोग हों, जिस सभागार में प्रोफेसर नाग जैसे लोग हों, तो निश्चित रूप से भले ही संख्या कम हो लेकिन ये सार्थक बहस आज होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और जैसा कोमल भाई बता रहे थे कि आज से 4 साल पहले तक जब तक मैं यहाँ पर नहीं आया था तो मुझ में भी तनाव था, मुझ में भी क्रोध था, बहुत सारी बुराइयाँ थी। ये बिल्कुल सच है, मैं स्वीकार करता हूँ। और हमारी जो सोच थी, हमारे एक मित्र की पंक्तियाँ हैं, राम न लेना जन्म यहाँ, लोगे तो पछताओगे, भरत भरोसे अगर रहे, भारी धोखा खाओगे। ये हमारी सोच थी। हम ये भी कहते थे इस देश में कुछ भी कहना फिजूल है, धक्के वो खा रहा है जो बावसूल है, आप जो चाहें दीजिए सज़ा, मुझे वतन परस्ती का गुनाह कबूल है। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो अव्यवस्थाओं को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के एक आक्रोश रहता था और उस आक्रोश के अंदर हम स्वयं को जलाते थे। उसका कारण ये था कि हम एकाग्र नहीं थे, हम स्थिर मन नहीं थे। लेकिन जब 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ का वातावरण देखा तो निश्चित रूप से मुझे आशा जगी कि जो हम भ्रम पाले हुए थे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, मैं जो भ्रम पाला हुआ था कि मैं बहुत बड़ा एथिक्स मेरे पास है, मूल्य मेरे पास है, तो मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। इस संस्था में जो मुझसे लाखों लोग बड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये जो शुरुआत यहाँ पर 80 साल पहले हुई थी तो वो एक महान यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो आहुति देने का जो काम हो रहा है वो
चाहे पीस ऑफ माइंड चैनल हो, चाहे ज्ञानामृत पत्रिका हो, हमारे आत्म प्रकाश भाई जी बैठे हैं उसके प्रधान संपादक, चाहे प्योरिटी हो अंग्रेजी मैगजीन है, चाहे आपका ओम शांति मीडिया हो, तो जितने, और चाहे रेडियो मधुबन हो, तो जितना यहाँ का मीडिया है, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि विज्ञापन मुक्त मीडिया है और वैल्यू देने वाला मीडिया है। आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाने में मिला, चरित्र निर्माण करने का जो काम, चरित्र निर्माण की जो सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला है वो वास्तव में पूरे संसार के अंदर कही जा सकती, तो ब्रह्मा कुमारीज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक इस गोष्ठी का, इस टॉक शो में विषय है जो चुनौती का, चुनौती और अवसर, तो निश्चित रूप से मीडिया स्वयं में एक चुनौती है, मैं मानता हूँ इस बात को। सबसे बड़ी चुनौती हमारी विश्वसनीयता की है, अकाउंटेबिलिटी की है, कि उसका खोने का जो कारण है हमारा, हम आज न्यूज़ मैनेज करने लगे हैं। आज पेड न्यूज़ जो है वो एक प्रवृत्ति हो गई है। अभी चुनाव हुए हैं पिछले दिनों, तो चाहे चीफ मिनिस्टर क्यों ना आए कार्यक्रम में, लेकिन अगर उसका विज्ञापन वहाँ नहीं गया तो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थी संवाददाताओं को कि यह खबर नहीं जाएगी। पूरी तरह 4 माह चुनाव के दौरान अखबार वालों ने पूरी तरह से नैतिकता ताक पर रख दी थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। तो हमें उस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, और सुधार कब होगा, क्योंकि ये उत्पाद हो चुका है, अब एक प्रोडक्ट हो चुका है। मिशनरी पत्रकारिता जो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने कभी शुरू की थी, तो वो जो सपना था हमारा, उस सपने को साकार करने का जो काम किया है, मैं ये आज मान सकता हूँ दावे के साथ कि गणेश शंकर विद्यार्थी के पथ पर चलने वाला अगर कोई मीडिया है तो ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया है, जो मिशनरी भाव से सेवा कर रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि केवल निगेटिविटी हम इसलिए देते हैं, इसलिए हम क्राइम की खबरें देते हैं, इसलिए हम नकारात्मक सोचते हैं कि हमारी टीआरपी घट जाएगी, हमारा प्रसार संख्या घट जाएगी, तो ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ज्ञानामृत पत्रिका जो बैठे हैं हमारे संपादक जी आत्म प्रकाश भाई जी, वो साक्षी हैं कि 5 लाख के करीब इसकी संख्या है। तो कैसे आप संख्या कह रहे हैं कि घट जाएगी? कहाँ घट जाएगी? अगर आपकी पत्रिका में दम है, अगर आप सच परोस रहे हैं, अगर आप समाज को दिशा देने वाली सामग्री दे रहे हैं, आज लोग ढूंढ रहे हैं। मैं तो अभी मेरे मित्र थे, हमने उनको अनुरोध किया भाई आप इसका पत्रिका संपादक वो बन जाइए ग्राहक, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ आयुर्वेद की चीज़ आती हैं। हर आदमी अपने हित की बात सोच रहा है। तो अवेयरनेस जिस तरह से स्वच्छता अभियान है, बहुत सारे इशूज़ हैं, तो इसके ऊपर अगर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से जो चुनौती है वो तो हम निश्चित रूप से झेलनी पड़ेगी हमको, लेकिन एथिक्स को बनाए रखने के साथ साथ मिल सकते हैं। हमारे एन के सिंह जी ने बहुत सारी पीड़ा बताई है, व्यवस्थाओं को रेखांकित किया है, लेकिन तब भी एन के सिंह जी उदाहरण इस बात का, इन्होंने कभी एथिक्स का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो हम क्यों कंप्रोमाइज़ करें? अपने बड़ों के पद चिन्हों पर चलना सीखा तो सही, एक बार चले तो सही, ब्रह्मा कुमारीज का अनुसरण करें तो सही, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो टॉक शो है जिसका विषय दिया गया है चुनौती और अवसर आपके सामने दरवाजे खुल जाएंगे अगर आपने नैतिकता का मार्ग अपनाए रखा और उस पर आप चलते रहे। तो मैं नहीं समझता कोई चुनौती आपके सामने रहेगी। जैसा हमारे गिरीश भाई जी ने कहा है, आप एक बार सकारात्मक सोच का संकल्प कर लो, अच्छा सोचना शुरू करो, अच्छा बोलना शुरू करो और अच्छा भावना के साथ काम करो, तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। मैं देख रहा हूँ हमारे कोमल भाई जी, मैं सीमा पार बिल्कुल नहीं करूँगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा तो दिल करता है कि सुनता रहूं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, फिर दोषी मैं हो जाऊंगा उसका। अब गोपाल जी ने जो बातें कही हैं और जो गिरीश भाई ने, जो बिन्नी बहन ने बातें कही, आप लोग जरूर बारीकी से इस पर गौर कीजिएगा कि जो गोपाल नरसिंह जी ने शुरू में कहा है कि मैं आया था तो मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार था, यहाँ आने के बाद भ्रम हट गया। तो मुझे लगता है कि जो चैलेंज और चुनौतियाँ, यह भी कहीं एक भ्रम तो नहीं है। अगर ऐसा आपने अपने जीवन में महसूस किया है, हो सकता है कि अगर हम इस रास्ते पर चलें तो वो भ्रम चुनौतियों का जो है हो सकता है कि टूट जाए। और जब जिक्र आ गया है एन के सिंह साहब का, क्योंकि यहाँ 3-4 लोग पॉजिटिव बोल चुके हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि सीक्वेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए मैं एन के सिंह सर से अनुरोध करता हूँ, जो आप जनरल सेक्रेटरी हैं, एक सत्र में बोल भी चुके हैं, आप लोग मौजूद रहे होंगे। सर आप ज़रूर बताइए इसमें कि जो आज का विषय है और जो तीनों वक्ताओं ने बोला है,
उनके बीच में इस सामंजस्य को स्थापित करना कितना चुनौतियां और कितना अवसर है, क्योंकि आप भी यहाँ आते रहे हैं, तो आपके नज़रिए से क्या हो सकता है, ज़रूर अपना विचार रखें। मंचासीन श्रेष्ठ जन, उतने ही श्रेष्ठ हमारे कोलीग्स, 2 दिन से एक रॉन्ग ट्रैक आप लोगों ने ले लिया है। मैं ये दरख्वास्त करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से कि शब्दों के चयन में थोड़ा सा सतर्कता बरतें। कहीं सुन लिया आपने कोई शब्द, कोई फ्रेज़, और उसको चस्पा कर दिया। 2 दिन के डेलिबरेशन में मैं देख रहा हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। क्या करें, ताली बजाएं सरकार के बारे में? यही पसंद है आपको? आप अगर ये कहते कि नहीं आप कंस्ट्रक्टिव होइए तो समझ में आता है। हम ब्रह्म कुमारीज़ की खबरें क्यों नहीं लीड बनती हैं? फर्स्ट लीड जब मोदी जी ने इंटरेक्शन किया तो क्यों नहीं वो टेलीविज़न चैनल के स्टूडियो डिस्कशन का पार्ट बना? ये कंस्ट्रक्टिव है। ये गलती से आप लोग इसको पॉजिटिव कह के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं कि मीडिया बहुत नेगेटिव है। अरे ये उसका काम है नेगेटिव। सरकार की कसीदे काटने के लिए हम नहीं बैठे हैं। इन एडवर्सरियल डेमोक्रेसी दैट वी हैव, आप समझिए क्या होता है। कुछ आधा जानकारी से पूरा आप डिस्कोर्स बदल देते हैं। हमारा रोल ही नेगेटिव है, इंट्रिंसिकली वी आर नेगेटिव। हम ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें सरकार ने डेमोक्रेसी में चुना है, सरकार को जनता ने, उसको काम करना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो नालायक है, इसी को तो बताते हैं हम। ये नकारात्मक हो गया। नहीं बताएंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपका ग्रो कैसे करेगा? हाउ विल यू पुट प्रेशर ऑन द सिस्टम? इसलिए हमें मूल रूप से नेगेटिव होना पड़ता है। आशाराम एक कानून है भारत में जो कि दुनिया के अन्य जगहों पे बदल गया है। डिफेमेशन, क्रिमिनलाइज डिफेमेशन, 2 तरह के डिफेमेशन होते हैं, सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन। भारत में ही क्रिमिनल डिफेमेशन, मेरे ऊपर 4 मुकदमे चल रहे हैं डिफेमेशन के। क्रिमिनल डिफेमेशन के डर से आशाराम को हम लोगों ने नालायकी होती रही, कभी डर के मारे कुछ नहीं कहा। एक लम्हा आया जबकि उसको देखा गया कि क्लियर केस है ये रेप का। उसके बाद मीडिया ने 2 दिन हल्का सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो एक चीफ मिनिस्टर कहता है, इलेक्शन थे दोनों जगह, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, एक चीफ मिनिस्टर कहता है नहीं नहीं बाबा तो बहुत अच्छे हैं और हम उनको नहीं गिरफ्तार करेंगे क्योंकि 40,000 वोट थे यहाँ पे सिंधियों के। तो दूसरी तरफ से दूसरा एक महिला कहती है, उमा भारती, नहीं नहीं बाबा तो संत है, उनके बारे में इस तरह की खबरें। तब हमें आवाज़ अपनी तेज करनी पड़ी। आज 3 साल से वो बाबा जेल में है। आप समझ सकते हैं हमारे नेगेटिव रोल ना होता तो वो बाबा आज क्या करता होता। इसलिए नेगेटिव होने से ही हमें कोई अच्छा लगता था। अन्ना हजारे का आंदोलन, मुझे क्या पैसा मिलता था उसको कवर करने में? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इस कंट्री के हमने बदला। करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस आज कंट्री में अगर थोड़ी बहुत आई है तो मीडिया का रोल था, अन्ना हजारे का रोल था। उसमें हमें कौन सा पैसा मिला था? सारे हमने एडवर्टीजमेंट्स बंद कर दिए थे। इसलिए ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए मीडिया का। आज आप देखें जिस तरह से रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, आज 58.4% वेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ 1% ऑफ द एलीट। कैन वी काउंटेनेंस दिस काइंड ऑफ प्रोपोजिशन? क्या इसको बर्दाश्त करें आप? इसलिए कि सवेरे साहब चाय पिए तो देखिए नेगेटिव खबरें नहीं जानी चाहिए। अरे फाड़ दो इस सिस्टम को। अगर नेगेटिव खबरें नहीं दोगे तो ये सिस्टम नहीं बदलेगा। 70 साल से नहीं बदला है, इसलिए हमें नेगेटिव देना पड़ता है। तो ये तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरे पक्ष पे आइए। ये भी देना चाहिए कि क्यों ये संस्थाएं हमारे जीवन को में जरूरी हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया था। भारत जमीन नीचे है सबसे। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है क्योंकि वहाँ पे ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो उनको बेवकूफ़ बना के कंटेन कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम
6वें नंबर, नीचे से 6वें नंबर पे हैं, हम खुश नहीं हैं। क्या वजह है कि जब जीडीपी हमारा, आज हम दुनिया के 5 देशों में हैं जीडीपी साइज में, फिर क्या वजह है कि हम खुश नहीं हैं? यही वो चीज़ है जो ये संस्थाएं करती हैं। आपको आत्मतोष चाहिए। पागल होके घूम रहे हैं आप, पूछिए वो जो करप्ट आदमी है, क्या वाकई उसको खुशी है? भागता फिर रहा है, यहाँ से उठाता है, इस बैंक से उठा के, लॉकर से उठा के उसके यहाँ रखता है, उसके यहाँ रखता है। आत्मतोष एक अलग चीज़ है, वो ये संस्थाओं के जब संसर्ग में आप आइए तभी मिल पाता है। क्योंकि ये जो सेंस कॉन्टेक्ट बॉर्न प्लेजर आप डेराइव करते हैं, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते। दिस इज कॉन्टेक्ट बॉर्न प्लेजर दैट यू डेराइव आउट ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। अच्छा खाना, अच्छा पीना, शाम को शराब, सेक्स, जब आप ये करते हैं तो ये इसकी एक सीमा होती है, लिहाजा हमेशा इसके गर्भ में ही दुख होता है। लिहाजा इसको भी आद्यंतवंत कौन्तेय, ए अर्जुन, चूंकि इसका आदि और अंत है, इसलिए जो ज्ञानी है इसमें नहीं फंसता। ये संस्थाएं ये सिखाती हैं। आज जो होड़ चल रही है कंजम्पशन का, मार्केट फोर्सेस हैं, आपको पागल बना के लंबी गाड़ी खरीदवा रही हैं, शाम को पिज़्ज़ा नहीं आएगा तो जिंदगी बेकार है। इतना फॉसिलाइज्ड आपका जड़वत समाज होता जा रहा है। ये चैलेंज जो है मीडिया के सामने वो ये है कि कैसे इन मार्केट फोर्सेस से बचा के हम बाहर लाएं और भारतीय समाज को एक समुचित थॉट प्रोसेस दें। हमारी गलती ये नहीं कि हम स्टूडियो डिस्कशन कराते हैं, उसमें हम वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें हम लॉजिक पावर आपकी बढ़ाते हैं ताकि सवेरे आप मुद्दों पे सोच सकें। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का, इसको आप समझें। वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम ये बताते हैं कि भारत में किसानों की स्थिति क्या है। किसान पे तो खैर बहुत कम करते हैं, वो हमारी नालायकी है, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड की हैं, जिसको या देश की हैं, उस पर हम कॉन्ट्रेरियन व्यूज़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, जैसे अभी ये सलाह दी गई कि साहब ब्रह्म कुमारीज का जो ये है आपका चैनल, उस तरह का करिए। अरे आपको बैलेंस शीट थोड़ी देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। बैलेंस शीट ड्रिवन जब हमारा होगा तो ये दिक्कत आएगी, लेकिन क्या करेंगे, सेठ ही चलाएगा ना। ये चैनल मैं थोड़ी चला सकता हूँ। एक चैनल चलाने में 300 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप नेशनल चैनल चला रहे हैं तो क्या एनके सिंह चलाएंगे? हाँ, एनके सिंह एक ही चीज़ कर सकते हैं, नैतिकता से अगर पैरामीटर से 1 इंच भी नीचे आया और मालिक का दबाव आया तो उसके मुंह पे इस्तीफा फेंक के चल देंगे। मेरी तनख्वाह 1.5 करोड़ सालाना थी। सिर्फ मालिक ने कहा कि मेरे शादी का विजुअल नहीं चलेगा, हमने कहा नहीं, ये पब्लिक न्यूज़ नहीं है। और उसने टेक्निकल से मिलके जब मैं होटल आया तो देखा तो चल रहा था। एयरपोर्ट पे आए, वहीं से इस्तीफा भेज दिया। मैं ये कोई अपना तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये तो एक किस्से के बारे में बताया। और भी लोग हैं जो करते हैं। क्यों करते हैं? नैतिकता आपकी ज़रूरत है और कुछ भी आपकी तनख्वाह हो, लेकिन आप सच पूछिए, इतना आत्मतोष मिलता है इन संस्थाओं से। आप जब इंटरेक्ट करते हैं, इनके लोगों के पे जो शांति देखते हैं, जो कि मुझे 1.5 करोड़ की तनख्वाह में नहीं मिलता था। ये जो आत्मतोष है, रॉबर्ट पुटनम की एक थ्योरी है सोशल कैपिटल की। उसने अमेरिका के बारे में कहा, वॉच आउट, योर सोशल कैपिटल इज फास्ट डिप्लीटिंग एंड नो अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल अरेस्ट दिस प्रोसेस, यू आर हेडिंग फॉर डिसास्टर। गौर करो, तुम्हारी सोशल कैपिटल बुरी तरह नीचे आ रही है और लाख इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो, तुम डिसास्टर तुम्हारे यहाँ होने जा रहा है, बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है। आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रंप वगैरह वगैरह, ये उसी का नतीजा है। नतीजा ये हुआ, भारत में भी ये स्थिति बनी। आज हमारा सोशल कैपिटल पूरी तरह ख़त्म हो गया है। हम लिव इन रिलेशंस में रहते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो मीडिया का जो रोल है वो एक होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर हम सरकार की गलतियां बताएं कि साहब किस तरह से रेप बढ़ गए हैं भारत में,
तो उसको कहा जाता है कि नहीं साहब देखिए सवेरे सवेरे चाय पे आपने ये रेप बताने लगे। इसलिए बताते हैं कि आप सिस्टम पे दबाव डालें और ये सिस्टम को बदले जो 70 साल से आपकी रीढ़ को खत्म कर रहा है। आपका बच्चा अगर ये करप्शन ना होता तो 5 साल अगर इस करप्शन को अगर आप ना करें, 5 साल में अगर आप ब्लैक मनी जनरेट करना बंद कर दें तो पर कैपिटा इनकम स्विट्जरलैंड के इनकम के बराबर होगी। आपका बच्चा स्विट्जरलैंड के व्यक्ति के बराबर बने, क्या आपको ये नहीं चाहिए? स्विट्जरलैंड का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आता है तो बस से उतरता है, छुट्टे पैसे लेता है कंडक्टर से टिकट लेने के बाद और पार्लियामेंट में चला जाता है। क्यों नहीं हमारा नेता कर सकता? क्यों ये सत्ता में बैठे हुए हैं और करप्ट हैं, केस पे केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर हैं? इसको हम बताएंगे तो हम नेगेटिव हो गए। लेकिन सर इसमें से ही एक सवाल था, मैं ये दीक्षित जी से जानना चाहूँगा। अभी से शुरू कर दिया? नहीं सर आपने सर कहा कि हमको निगेटिव होना पड़ता है। मैं दीक्षित जी से जानना चाहता हूँ, दीक्षित जी ये बताइए कि निगेटिव के बहाव में कहीं हम लोग उधर तो नहीं चले जा रहे हैं जिसका सारा बचाने के चक्कर में हम उसमें बह जाएं? तो क्या इसका दूसरा और भी तरीका हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, और या अगर नहीं है तो ऐसे अगर निगेटिव होना पड़ता है तो ऐसे में अपने को इस निगेटिविटी से कैसे बचाए रख सके? हाँ, कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव जी। ये असल में हम शब्दों के जाल में फंस गए हैं और सिंह साहब की भावना बिल्कुल ठीक है और आपकी भावना भी ठीक है। बात असल में ये है कि यहाँ नेगेटिव का अर्थ ही सकारात्मकता है, यानी कंस्ट्रक्टिवनेस। वो जो है वो यहाँ का आशय ये नहीं है और न मीडिया का ये आशय हो सकता है कि आप सरकार के लिए ताली पीटना जो है पॉजिटिविटी है। ये कभी भी पॉजिटिविटी का ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। और नॉन नेगेटिविटी का ये अर्थ है कि हर ऐसी बात को जिसमें कोई इस तरह की बात हो तो उसको नेगेटिवली, ये शब्दों का वो है जो आप कह रहे हैं रचनात्मकता, वो ही असल में सकारात्मकता है और कोई दूसरी बात। एक बात मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये बताइए कि इतने 70 सालों में मीडिया ने लगातार अपोजिशन किया है, निश्चित रूप से किया है। उसके बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? अपराध जो है बढ़े हैं घटे हैं? नैतिकता अनैतिकता बढ़ी है या घटी है? तो मीडिया के संबंध में इस बात को सोचना, ये जो एजेंडा है उसको बहुत पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो ये जानते हैं कि हमारा सोशल फेस क्या होगा और इसीलिए वो उनकी सारी चीज़ों को सोशल फेस के रूप में लाते हैं, यानी समाज के सरोकारों के रूप में। मीडिया के लोग सामान्य तौर पर उस बात को पहचान नहीं पाते। दूसरा एक और बात है, सिंह साहब से जुड़ी बात मैं कहता हूँ इस बात में। देखिए, दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी सुविधाएं चाहते हैं तो मालिक अपनी सुविधाओं के लिए कंप्रोमाइज़ करेगा उन लोगों के साथ जिनके हितों के लिए अखबार या चैनल हैं। ये जो कंट्रास्ट है, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास के संबंध में हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। अन्यथा फिर हम इस तरह से आपस में ही उलझते रहेंगे कि मीडिया को करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मीडिया को समझना बहुत गहरे में जाकर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो मीडिया के लोगों को, मीडिया की पावर को और मीडिया को उपयोग करने के संबंध में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसलिए वो इतने वर्षों में आप देखें 60 के बाद में जिस तरह से मीडिया का उपयोग हुआ है, वो मीडिया का उपयोग जो है 60 के पहले उस तरह का नहीं था। मात्रा कम थी, छिपा हुआ था, मगर अब बहुत ओपन है, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये असल में सिंह साहब, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि वो सब रचनात्मकता है, नकारात्मकता नहीं, बल्कि वो जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी का अर्थ वो नहीं है। सकारात्मकता और यानी पॉजिटिविटी और रचनात्मकता, ये दोनों शब्द लगभग बहुत ही पास हैं।
जहाँ हमको उन लोगों का विरोध, आशाराम का विरोध करने में कोई मीडिया पीछे नहीं रहा। और ऐसे ही अन्ना हजारे के संबंध में भी मीडिया ने शुरू में, अब जैसे अन्ना हजारे के संबंध में क्या एकदम मीडिया ने शुरू कर दिया, क्योंकि टीआरपी का मामला जैसे ही लगा कि टीआरपी इससे बहुत तेज बढ़ेगी, सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर रात में रहना शुरू कर दिया और कहीं तो रहे नहीं। तो इस बारे में बहुत गहराई से सोचना, असल में अगर हम एक अच्छा समाज, एक बेहतर समाज, एक ऐसा समाज जो मूल्यों पर आधारित है वो बनाना चाहते हैं, तो हमें इस बारे में जो उपयोग करने वाले लोग हैं और जो उसके आधार पर अपना व्यवहार बनाने वाले लोग हैं, इन दोनों के एजेंडा को बहुत बारीकी से समझकर अपना एक एजेंडा बनाना पड़ेगा जो प्रो पीपल होगा, ऐसा मेरी समझ। धन्यवाद सर का भी, और माफ़ी के साथ मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सुनेंगे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा है सिंह साहब की तरफ से और लोगों के हिसाब की तरफ से भी। जो एक सवाल सामने अभी आया है कि इतना सब हमारे प्रयास करने के बाद अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ना और मूल्यों में लगातार गिरावट होना, ये ज़रूर हमको पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है कि आखिर में इतना प्रयास करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम लोग कर रहे हैं, टेलीविज़न के थ्रू भी कर रहे हैं, लोगों से भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हरदीप भाई, आप बताइए, आप तो पढ़ाते भी हैं, तो क्या कहीं उस लेवल से भी इसमें वो पुट डाला जा सकता है जिससे इसके थ्रू हम जिस फील्ड में जाएं वहाँ पे, और वहाँ पे इस चीज़ का कौन सा ऐसा पुट डालें जो ये सारे प्रयासों में ज़्यादा और अच्छी तरीके से हो सकता है? जी शुक्रिया। ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतान, मंचासीन आत्माओं और सामने बैठी आत्माओं, सबको मेरा प्रणाम। ये जो आपने सवाल उठाया है, उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज़ की फ़िलॉसफ़ी आधे मिनट में बताऊंगा। डॉक्टर एन के सिंह ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की थी, लेकिन उसके पहले जो हमारी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस है वो कैसे बनती है। हमारे यहाँ ये है कि जो पर्सनालिटी है, हम जैसे हैं वैसे क्यों है, उसका जो बीज है वो हमारा थॉट है, जिसे हम संकल्प कहते हैं। तो जैसा थॉट होता है वैसी ही हमारी फीलिंग होती है, और जैसी फीलिंग होती है वैसा ही हमारा एटीट्यूड होता है, और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा हम कर्म करते हैं, और जो रिपीटेड कर्म होता है वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड बंडल ऑफ हैबिट इज़ ए पर्सनालिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो थॉट है वो वैसा क्यों चलता है जैसा चल रहा होता है। अब यहाँ मीडिया कनेक्शन आता है। तो इसके 3 फैक्टर होते हैं। पहला है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसा आपका थॉट चलता है, फिर वैसे ही फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन आ गए, एंड रिजल्ट पर्सनालिटी। और दूसरा फैक्टर है बिलीफ सिस्टम। जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वैसे हमारे थॉट्स चलते हैं। और तीसरा फैक्टर होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आए हैं, दोबारा आए हैं, फिर आते हैं, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको लेकर के आता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ भी होता है। अब मीडिया का जो संबंध है वो सूचनाओं के साथ है, इन्फॉर्मेशन के साथ है। 21वीं सदी में सूचनाओं का जो फ़्लो है वो इतना फास्ट हो गया है, तो मीडिया के सामने सबसे पहली चुनौती तो ये है कि सूचनाओं के इस फ़्लो को किस तरह जो जुडिशियसली परोसा जाए, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन्हीं सूचनाओं के आधार पर बनती है। क्या हम जो सूचनाएं प्रेषित करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, क्या वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को किस तरह प्रभावित करेगा? क्या हम ये सोचते हैं उस सूचना को प्रेषित करने से पहले, या उसको उस तरीके से पेश करने का प्रयास करते हैं कि उसका जो एंड रिज़ल्ट है, अगर हम नेगेटिविटी दिखाते हैं कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि घाव नहीं दिखाएंगे तो उपचार कैसे होगा। तो एन के सिंह जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, नेगेटिविटी दिखानी चाहिए ताकि उसमें सुधार हो जाए, यही शायद उनकी मंशा है। लेकिन अगर उस नेगेटिविटी के आधार से समाज में भय पैदा हो या अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना पैदा हो, तो क्या कहीं हम अपने दायित्व से मुंह तो नहीं मोड़ रहे? तो एक तो ये चुनौती है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कंट्रोल्ड रूप में लाया जाए।
मैं एक पाठक और दर्शक की हैसियत से ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। और दूसरी बात है, मेरे से पहले गोपाल नारसन ने कही थी क्या हम कंप्रोमाइज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो डॉक्टर एन के सिंह ने तो अपना मिसाल दिया, सेकंड लगाया इस्तीफ़ा मुंह पर मार, 1.5 करोड़ की तनख्वाह कोई ऐसे थोड़ी लात मारता है, बंदा पहले 100 बार सोचता है इस्तीफ़ा देने से पहले मेरा क्या होगा। पर इनमें इतना ज़्यादा नैतिक बल है कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन ज़्यादातर मीडिया पर्सन ऐसे नहीं होते। अब नारसन जी ने बताया कि न्यूज़ भी उसी की लगती है जिसकी ऐड चलती है, तो क्या हम कंप्रोमाइज़ तो नहीं करते, तो ये एक चुनौती है एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए। और तीसरी बात जो है वो, क्या हम जजमेंटल तो नहीं हो जाते जब हम न्यूज़ प्रेषित करते हैं या डिस्कशन करते हैं, क्या हम किसी एक की साइड लेकर तो नहीं करते। यानी कि मीडिया ट्रायल जो है, जिसे हम मीडिया ट्रायल कहते हैं, तो उसमें कितना सच होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो मीडिया चाहे तो दुनिया बदल सकता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रेषित करते हैं, तो अगर सुबह करते हैं तो सुबह आपका जो आप चाय का कप टीवी स्विच ऑन करके वो सारी न्यूज़ आप एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह अपने अंदर ले रहे होते हैं, बिना जाने आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर वो असर करती हैं। और वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तौर पर हमारा जो व्यवहार है वो उससे प्रभावित होता है। और यही बात रात की न्यूज़ के लिए भी है। अगर आप वो नेगेटिव न्यूज़ या जैसी भी न्यूज़ हम बार बार दिखाते हैं, अब रेप हो गया तो हम उसको 10 बार दिखाते हैं, लड़की बोल रही होती है, उसका मुंह ब्लर किया होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे तो मदर बोलते हैं बेटा चैनल चेंज कर दे। वो इतना मतलब अजीब सा लगता है उसी को बार बार देखकर, वैसा सोचकर मतलब बंदे का दिल जो है वो डांवाडोल होने लग जाता है कि क्या समाज में इतना कुछ, इतनी असुरक्षा बढ़ गई है। तो ये चीज़ जो ये नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने तौर तरीके सही करके, हाँ जो नेगेटिव है, सही होने वाला है, सरकार की कमियां निकालनी है, निकालिए, लेकिन उसको फॉलो अप भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सरकार, कई बार अब जैसे किसी की डेथ होती है उसके लिए मुआवजा घोषित किया जाता है, वो खबर तो दिखा दी जाती है, लेकिन वो मुआवजा मिला या नहीं मिला वो हम छोड़ देते हैं। वो बेचारा इंतज़ार करता रहता है, कोई देने नहीं आया, चेक नहीं देने आया, है ना। तो ये बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप भाई का। और हरदीप भाई ने जिस तरीके से अपने अनुभवों के आधार पे कहने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आप सबको, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ चतुर्वेदी साहब आपसे कि जो चैलेंजेस हमारे सामने साहब सिंह साहब की तरफ से, चाहे और लोग भी जो सामने आ रही हैं टेलीविज़न के थ्रू, काम करने के थ्रू, या चाहे वो मालिकों को लेकर के है, चाहे विज्ञापन को लेकर, ये सारी चैलेंजेस हैं। लेकिन इस चैलेंजेस में हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट हम 100% प्रयास कर रहे हैं उसमें कि जो गाइडलाइन बनी है चैनल्स की या मालिक की, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। पर ऐसी स्थिति में कहाँ हमसे चूक हो रही है कि हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार तो कर रहे हैं, उसमें प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसमें कोई गिरावट नहीं हो रही है। जिसके लिए हम कर रहे हैं कि समाज जागृत हो जाए, अपराध थोड़े घट जाए, लोग इसके प्रति अवेयर हो जाए, ये कहाँ मिसिंग हो रहा है। इस चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस में उसको अवसर में हम कैसे बदल सकेंगे, आप जरा इस पे अपना विचार रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम प्रयास किस स्तर पर कर रहे हैं। हम प्रयास मीडिया पर्सन्स के स्तर पर कर रहे हैं और मीडिया पर्सन्स के मजबूरियों को नहीं समझ रहे हैं। हम कई बार होता है, कई जगह चर्चा इसी बात पर होती रहती है कि साहब सकारात्मक काम करना चाहिए, रचनात्मक रूप होना चाहिए, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में डेवलपमेंट का रिपोर्टिंग होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि वो रिपोर्टर पर ही क्यों सारा दारोमदार है कि वो क्या रिपोर्ट करता है और क्या नहीं करता। रिपोर्टर हमेशा वो रिपोर्ट करता है जो उसकी बीट के अंदर होती है चीज़। उसको जो बीट दी जाएगी वो उसको रिपोर्ट करेगा, उसके बाहर तो उसके रिपोर्ट को कोई देखेगा भी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अखबार की पॉलिसी कौन तय कर रहा है। आज आप सिंह साहब जैसे 2-4 गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो एडिटोरियल और एडिटर की तो संस्था है ही नहीं एक तरह से, मतलब उसका तो अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है।
तो पॉलिसी मेकर्स कौन रह गए हैं? वो मालिक हो गए हैं। और मालिक कौन है? मालिक आज वो हैं जो उद्योगपति हैं। सारा मीडिया जो है, मेन मीडिया आज आपका हिंदुस्तान का, अलावा कुछ छोटे अखबारों को छोड़ दीजिए, जो छोटे मोटे अखबार जगह जगह से निकल रहे हैं, मुफसिल न्यूज़पेपर्स जिनको कहा जाता है, या कभी कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स कहा जाता है, और DAVP की भाषा में स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स कहा जाता है, हम भी वही कहते हैं, हमारी एसोसिएशन उसी की है। उनको अगर छोड़ दें तो जो मुख्य मीडिया है भारतवर्ष में, देश में, वो सारा कॉरपोरेट हाथों में है। आप उनसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नीति बनाएंगे जिसमें उनका सर्वनाश है? तो जब तक हम ये माने कि उस मीडिया को जो कॉरपोरेट घरानों के हाथ में नहीं है, उसको मजबूत करने का प्रयास करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसा कॉमन एजेंडा हो, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हों जो पॉलिसी मेकर्स या जो मालिक लोग हैं, पॉलिसी डिसाइडर्स हैं जो लोग, वो उनके बीच के अंदर ये तय हो कि भाई इन पॉइंट्स पर हम एक हैं और ये हम सकारात्मक और रचनात्मक चीज़ों पर एक रहेंगे और इस पर हम कुछ जगह अपने अखबारों में सुरक्षित रखेंगे। तब तक ये नहीं हो सकता आज हम ये कहें कि जो रिपोर्टर है या डेस्क एडिटर है, उसके भरोसे पर हम ये कहें कि हमने उसको बहुत सुधार दिया है, वो बहुत मुश्किल है। हम सुबह और दूसरी चीज़ों में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी वनरेबिलिटी अपनी अलग है, वही वनरेबल है। आज हम कल से चर्चा, मैं आगे चलूँ या अभी आप और चर्चा करेंगे, या मैं अपनी बात और कह लूँ जो कहनी है? तो चलती रहेगी चर्चा। ठीक है, तो मैं और बात कर लूँ, वो अपना इनके बाद वाला नंबर लगा लूँ अपना। जो अपना है समय सारणी, उसके हिसाब से अगर लगता है तो कर लीजिए। हाँ, उसके हिसाब से लग रहा है मेरा नंबर। तो हम कल से चर्चा कर रहे हैं इस बात की, और शायद कल एक बात कही गई थी, मेरे ख्याल से अनिल राय जी ने कही थी, कि समाज के हर क्षेत्र में जब पतन हो रहा है तो मीडिया अछूता कैसा रहेगा, शायद मैंने कुछ ऐसा समझा। शब्द से मुझे याद नहीं है कि वो उन्होंने क्या कहा था। अब प्रश्न ये है कि अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि समाज का पतन हो रहा है, पत्रकार भी उसी का हिस्सा है, उसी तबके से समाज का ही एक तबका है और उसी का एक हिस्सा है, तो पतन हो रहा है, तो फिर ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं और लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? सिंह साहब हर जगह, मेरे ख्याल से हर तीसरे दिन कहीं न कहीं उनको किसी न किसी को समझाना होता है कि भाई ये बहुत गड़बड़ हो रही है। हमारे अंदर एक और बात है कि मीडिया पर्सन्स, हम ये समझते हैं और शुरू से समझते आए हैं, चौथा स्तंभ भी हमने अपने आप को खुद ही बनाया है। कहीं किसी किताब में उसमें जहाँ 3 स्तंभ थे, वहाँ कभी चौथे स्तंभ की बात नहीं की गई। ये हमने अपने आप बना लिया कि हम चौथे स्तंभ हैं। हम ये मानते आए हैं कि हम समाज के एक प्रहरी हैं, सामाजिकता के, और सभी अच्छाइयों के लिए समाज के प्रहरी हैं हम। और तब जब हम उस प्रहरी मानते हैं, तो ये शोर शराबा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर हम ही पतनोन्मुख हो गए तो समाज का सर्वनाश निश्चित ही है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहली चीज, एक जो आज स्थिति है, टुडेज मीडिया जो आप कह रहे हैं, सिंह साहब शायद हर जगह इस बात को बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और उसको क्या रिपोर्ट करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए वो करता नहीं है, जो वो कर रहा है वो उसको करना नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हम मीडिया जो है आज, शायद बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का वॉच डॉग जो हुआ करता था, वो शायद पेट डॉग हो गया है, क्योंकि वो उन हाथों में खेल रहा है। एक ज़माना था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का उदाहरण मेरे ख्याल से शायद नारसन साहब ने दिया। भाई वो लोग इंडिपेंडेंट थे, उनको अपना डिसीजन खुद लेना था। आज वो डिसीजन एडिटर नहीं ले रहा। कृष्ण गोपाल जी को आउटलुक से 2 दिन के अंदर बाहर होना पड़ा एक स्टोरी की वजह से कि उसका खंडन उन्होंने नहीं छापा और एक ऐसी स्टोरी छप गई। चतुर्वेदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा विषय चल रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी हैं, हम लोग वापस इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि है टॉपिक डिस्कशन का।
मैं कह रहा हूँ कि हम लोग प्रहरी कहते हैं, वॉच डॉग करते हैं, और आपने एक शब्द अभी कहा कि जो रिपोर्टर बीट करता है और वो जो खबर जिस तरीके से भेजता है, लेकिन मैं भी टेलीविज़न में काम किया हूँ, और किसी अधिकारी की अगर कोई खबर आ गई और कभी अनबन हो तो रिपोर्टर सीधे करता है कि इनकी तो आज ठीक कर दो। वो जो प्रोड्यूस होता है रिपोर्टर के दिमाग से या लिखने वाले के दिमाग से, ये भी एक चैलेंज है और अवसर है, दोनों चीज़ें उसके सामने होती हैं। नहीं, तो पर आपने ये नहीं देखा कि राजदीप सरदेसाई तक है जो रातों रात बाहर हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। मैं डॉक्टर मनोज लोढ़ा सर से कह रहा हूँ कि सर आप तो क्या है कि नर्सरी पैदा करते हैं पत्रकारों की, और अगर वो जो फील्ड में जाएंगे तो कौन सा उसमें इनपुट होना चाहिए जो ये चैलेंज को चुनौतियों अवसर में सुअवसर में बदला जाए। आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा इस मामले में। जरा आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट, और इसके साथ भी आपने कई अखबारों में, भास्कर और पत्रिका समेत कई अखबारों में आपने काम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके तजुर्बे से अब आप पत्रकारों की नर्सरी लगाते हैं, तो ये नर्सरी जब जाके पेड़ बनेगी तो ये जो तमाम चैलेंज और अवसर हैं इसको कैसे वो लोग टैकल करेंगे? क्या ऐसा इनपुट अभी से किया जा सकता है क्या उसमें? एक तो इस आयोजन के सूत्रधार जो हैं बड़े तेज हैं, क्योंकि विषय को बिल्कुल इतना तेज़ी से परिवर्तित कर रहे हैं कि एक फ्लो नहीं बन पा रहा। एनीवे, एक बात जो पिछले 2 दिनों से लंबे तरीके से चलाई जा रही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए, पत्रकारों की स्थिति क्या है, मीडिया हाउसेस का क्या हाल है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको आज़ादी के आंदोलन के दौर में, कि जब ये कहा जाता था कि एक संपादकीय लिखने पर 2 सूखी रोटी और 1 महीने की जेल होगी। वो एक मिशन था, एक मैंडेट हमारे पास था। हमारे अग्रज पूर्वज पत्रकारों ने उस मिशन के साथ, शिद्दत के साथ उस मिशन को पूरा किया। फिर धीरे धीरे दशकों में ये चर्चा होने लगी कि पत्रकारिता को मिशन माना जाए या व्यवसाय, और मेरे ख्याल से 80 के दशक में आते आते कमोवेश हमने स्वीकार लिया कि पत्रकारिता व्यवसाय हो गई है। अब सवाल ये आया है कि कुछ हिस्सा उसका ये मानता है कि नहीं, अभी भी मिशन है। मैं उसको ये मानता हूँ कि वो व्यवसाय करते हुए भी मिशन के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि वो समाज का एक मिरर है, आईना है, समाज को दिखाने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनकी बात छोड़ दें, हम जो रियल में जर्नलिस्ट जो उन मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, या मध्यम और लघु समाचार पत्रों के मालिक हैं जो खुद संपादक हैं, क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेज में तो संपादक नाम की इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गई एक तरह से। तो जो रियल जर्नलिज्म को जी रहा है उसके सामने कई सारी चुनौतियां आ गई हैं, और चुनौतियां हम वही पुरानी दोहरा रहे हैं कि हमें समाचार छपने से रोक दिया जाता है। मैं आज एक आध रहस्योद्घाटन करूंगा, इनके सिंह साहब यहाँ बैठे हैं तो उनके लिए भी एक नई जानकारी होगी। खबर छपने नहीं दी जाती, खबर को छापने से रोक दिया जाता है। कल किसी ने कहा था कि सब एडिटर को पसंद नहीं आया, मालिक के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है, मालिक का परसेप्शन अलग है। दरअसल ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती है बीइंग जर्नलिस्ट, क्योंकि हम सब लोग, सारे पत्रकारिता से जुड़े लोग जो अपनी खबर बना रहे हैं, उस खबर में ऐसे कई रास्ते होते हैं। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा यार ये संपादक को एक खबर पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो खबर मुझे लगानी थी, जिस दिन छुट्टी पे गए उस दिन लगा दी, निपट गए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते निकाले। एक अच्छी बात, मतलब इनके सिंह साहब को मैं लंबे समय से सुनता रहा, उनके बारे में जानता भी काफ़ी रहा, और ये समस्या को लेकर के हम उदयपुर के हमारे एक मित्र जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, वो बड़े दुखी थे। वो इन बातों से ज़्यादा चिंतित थे कि मेरे को ऐसा कर दिया जाता है, मेरे को निराश किया जाता है, मेरी खबरों को बीट से आउट ऑफ बीट खबर दी जाती है। मैंने एक दिन उनको सिंह साहब का किस्सा सुनाया। मैंने कहा यार तुम सिंह साहब के बारे में जानते हो? उन्होंने ऐसा है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो चैनल के आदमी हैं, हम लोग प्रिंट मीडिया के हैं, ये वो सारी बात बताने के बाद में जब उनको लगा कि यार ऐसा किया जा सकता है, और आपको लिटरली बताऊं सिंह साहब कि उन्होंने उसका विरोध उसी तरीके से किया जिस शिद्दत से आप करते आए हैं, तो उनका ट्रांसफ़र अभी वहाँ लखनऊ के आसपास कहीं कर दिया है, चेन्नई कर दिया है, तो वो वहाँ हैं। लेकिन अब वो कहते हैं यार मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीर को मार करके कोई काम नहीं किया। मैंने अपने उस जो शिद्दत और जो जज्बा मेरे में था, उस जज्बे को मैंने बरकरार रखा। तो कई बार क्या होता है कि इंस्पिरेशन बनती है, और उस इंस्पिरेशन के साथ हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं।
और ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई किताब बनाने से हम लोग ठीक नहीं कर सकते। ये हम लोगों को सेल्फ अपना रेगुलेशन बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मैं इस पेशे में आया हूँ तो बाई चॉइस आया हूँ। अगर मुझे गाड़ी बंगला टेलीफोन बड़े बड़े चाहिए हैं तो मुझे ये पेशा नहीं लेना था, कहीं बिल्डर बन जाना था। अगर मैं जर्नलिस्ट बनाऊँ तो ये मान के चलता हूँ मुझे फाका परस्ती में सुकून मिलेगा। अगर वो इस चॉइस के साथ आया है तो शायद हम ये रोना धोना बंद कर दें कि यार हमको कुछ नहीं मिल रहा, दूसरे लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमको वो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और उन चीज़ों को समझ करके हमारी अपनी सेल्फ रेगुलेशंस तैयार करनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखिए जो इतना डिस्कशन हुआ, एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मूल्य हैं यही चुनौतियों को अवसर में बदलने पर कामयाब हो सकते हैं। आज अगर एन.के. सिंह साहब को कोई घुसखोरी वाला अगर चैनल मालिक नौकरी देना चाहे तो 10 बार इनको सोचेगा, इनके सामने कहने में हिचकिचाएगा। वजह क्या है? क्योंकि ईमानदारी का जो वैल्यूज़ है, मूल्य है, अगर ये कहीं भी चले जाएंगे तो देखने वाला एक बार सोच लेगा कि नहीं, इनके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ईमानदार है कि 1.5 करोड़ की नौकरी को ठुकरा सकते हैं। तो ये एक एथिक्स ये एक जो मूल्य डेवलप हुआ है, ये मूल्य कई सारी चुनौतियों को ख़त्म कर दिया है। जो आदमी अगर 10 बार सोच के आता है कि मैं इनको मैनेज कर लूँगा, इनको मैनेज कर लूँगा, लेकिन वो सारी आके वहाँ पे स्टॉप हो गई। एक चीज़ जो निष्कर्ष निकल के आया है, मैं आप लोगों से सवाल जवाब सुनूं अगर आपकी इजाज़त हो तो उसके पहले हमारे एक वाई बाब जी हैं, इनसे हम 5 मिनट सुन लेते हैं और फिर हम लोग आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा मन से और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वाई बाब जी से हम आज के इस सब्जेक्ट पे जानना चाहते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया हैदराबाद से। आप जो है अपने इस सब्जेक्ट पे समय को रखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। वाई बाब जी। Thank you, Komal bhai. Om Shanti, good evening. Dignitaries on the dais, distinguished guests of the dais. In a galaxy of media professionals, I am an odd man out. I represent Public Relations Fraternity. I am National Vice President, Public Relations Society of India. Let me tell you briefly what is public relations. As you all know, still, public relations is a planned, deliberate, and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. We PR professionals, we practice public relations within an organization. We also handle the communication while the media people also handle the communication. Therefore, we consider ourselves as cousins of media people. Simply, public relations is a management function. It's a specialized management function and a strategic management function. While media does social engineering, we do human engineering. We deal with human perceptions, perception management. While this is public relations, our other major function is media relations. On one side, it is a management function. On the other side, very important function is media relations. Among the many relations we practice, community relations, internal relations, external relations, government relations, financial relations, and whatnot. Media relations is very important to us. Every day we'll be in touch with media people, media houses, because whatever news that emanates, whatever is the happening, whatever is the program, it has to be there in the newspaper or broadcast media next day. Therefore, our most important function is public relations. Public relations on one side as a management function, and on the other side, it is media relations. There is a saying in Telugu that is, I thought it is important to discuss here. It goes, Vartayandu jagamu vartilluchunnadi. Vartayandu jagamu vartilluchunnadi. Varta, you know, it is news. Jagam means world. Vartilluchunnadi means cherishing, prospering, developing, progressing. So media
if there is no media, in the absence of media, we cannot imagine any progress, we cannot imagine any communication between the government and the ruled, between the organization and their clients. So this is so important pillar of the society that everybody respects media. So also the public relations practitioners, we look up for media people for everything. Here it is also important to remember what Gandhiji said. A free press should be neither an ally nor an adversary to government, but a constructive critic. Media is part of the society, media comes from the society, and media is a catalyst. If at all any change is to be brought into the society, it is media alone it can be done. Therefore, the general perception of the commoner and the perceptions of the people belonging to different professions will hold the media in high esteem. We expect the media to change because it is a catalyst, a change agent. Thank you for the opportunity given. बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जोशी का। और मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर किसी के सवाल हों तो सवाल आप लोग बिल्कुल स्पष्ट और किससे आप पूछना चाहते हैं उसका आप बिना विलंब किए पूछें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, क्योंकि इसके बाद हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे। हमारे बीच में अनीता बहन बैठी हैं, वो मेडिटेशन भी कराएंगे। इसी के जरिए ही हम लोग आंतरिक सशक्तिकरण करेंगे, जो चैलेंज है उसको चुनौती जो है उसको अवसर में बदल सकेंगे। अगर किसी का सवाल हो तो आप जी आप ले, और किससे सवाल है आप बताइए कि किससे आप पूछना चाहते हैं। अगर आप अपना परिचय भी बता दें कि आप नाम क्या है और किस में काम करते हैं। चालू है। ओम शांति। मेरा सवाल बीके गिरीश जी से है। मैं भावनगर से हूँ। जागो अवे तो जागो ई मैगजीन का मैनेजिंग तंत्री हूँ। मेरा सवाल ये है पहला कि क्या हमारे सभी वक्ता स्पीकर के नाम, बायोडाटा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सभी हाजिर मीडिया कर्मी को जिस चैन से ले रहे हैं उसको मिलेंगे। दूसरा सवाल, आज का फास्ट न्यूज़ के समय में यहाँ हाजिर तमाम मीडिया कर्मी अपने न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र में ब्रेकिंग न्यूज़ में देश में सबसे बड़ा अच्छा बनाव बॉक्स कलम में ले सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। तीसरा, दिव्य भास्कर हर दिन अपनी हर एक आवृत्ति में लेफ्ट साइड में एक सुविचार छपता है, उसी तरह हर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सुविचार के साथ साथ एक हास्य खबर, रमूजी जोक्स ऐसा कुछ लगा सकते हैं। ज्ञान सरोवर से मीडिया विंग के प्रसारित न्यूज़ बनाओ कौन सी चैनल में आता है और कौन सी भाषा में पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक मैगजीन निकलता है, उसका लवाजम क्या है, उसके डिटेल्स हो सकती है। और लास्ट, क्या हर 3 महीने ऐसे पत्रकारों का मिलन, कॉन्फ्रेंस, साथ साथ केंद्र राज्य सरकार के माहिती सूचना मंत्री, मुख्य सचिवालय के सचिव के साथ वार्तालाप संवाद करने की विनंती है। और मेरा अपना बांयधरी ये है कि अगर कोई कंज्यूमर की कॉलम शुरू करना चाहते हैं तो वो मैं हर हफ्ते देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो आपका सवाल और उत्तर दोनों हो गया उसी में। और किसी का सवाल है? हाँ, वो हम बताएंगे। और किसी का सवाल है? आप पूछें जी। वो लवाजम ववाजम के लिए तो वहाँ नीचे पूछ लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। हाँ हाँ, माइक लेकर एक घुमा। हेलो, चालू है? आप हाँ जी, चालू है, बोले। ओके ना? हाँ। जी जी, ओके ओके। आप सबसे एक निवेदन है कि पत्रकार अगर कभी कोई अच्छी चीज़ लेके आता है और उसकी तारीफ होती है, वो आगे बढ़ता है, तारीफ़ें हर जगह होती है, फिर एक सिस्टम उस पत्रकार के पत्रकारिता को ख़त्म करने के लिए अच्छा खासा पैसा लेता है भ्रष्ट लोगों से, और एक के साथ में सबको निकाल दिया जाता है, जैसे कि आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं अधिकारी लोग, और वो बेचारा जिसके पास समस्या लेके जाया जाता है, मालूम पड़ता। अनिल जी, कल तो मैं जॉब पे था
आज 40 आदमी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब जॉबलेस हो गए। एक बड़ी सिस्टम थी, पॉलिटिकल सिस्टम थी, और उन्हीं के बच्चे ने क्राइम सर, किया। सवाल तो अब उनके बच्चों ने क्राइम किया, उनके, और वो आगे आया। तो सर, ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए आपके पास में क्या है? किससे पूछना चाहते हैं? ये सब से हैं, सब महाबुद्ध आप लोग हैं, एक से नहीं है सर, आप सब हैं इसके अंदर में। मैं समझता हूँ कि सर आप कोई भी एक जो है सब मिल करके इसका जवाब करने का क्या उपाय है, जरा बताइए आप इनके सिंह साहब। कि एक ऑनेस्ट आदमी के साथ पूरा सिस्टम हट जाता है और वो बिक जाता है 8 करोड़ रुपए में। जी बैठे देखिए, कुछ आप उस तरफ आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम समझें। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन मैन पावर की ज़रूरत, आज से 15 साल पहले राजीव और हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो 6 आदमी हमारे साथ जाते थे कवरेज के लिए। एक 20 लाख का भारी सा कैमरा, करीब 5 किलो का बीटा कैम जाता था। कोमल जी आपको भी मालूम होगा, बीटा कैम जाता था, उसके पीछे एक रिकॉर्डिस्ट रहता था, वो रिकॉर्ड करता था, 2 आदमी असिस्टेंट होते थे। कुल मिला के लगता था कोई महाराजा चला जा रहा है, पीछे पीछे 6 आदमी चले जा रहे हैं। आज वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। मेरे घर पे ओबी वैन पुराने ज़माने में लगती थी, अब एक इतना बड़ा डिब्बा आता है, 5 लाख 8 लाख रुपए का होता है, और वहीं से हमारे घर बैठा बैठा हमारा लाइव पूरी दुनिया में चला जाता है। एक आदमी आता है, वो कैमरामैन भी होता है, रिपोर्टर भी होता है, सब कुछ होता है। जैसे ये पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट कम होती है, वो एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, यही टेक्नोलॉजी की फितरत है। लिहाजा मीडिया में जॉब कैजुअलाइजेशन बहुत हो रहा है। हमारे पास लड़के आते हैं जिनको आज से हमने 15 साल पहले लिया था, 2 बच्चे हो गए, अब वो सड़क पे हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज आप मालिक में ढूंढते हैं, उसमें नहीं है। कल एक नया मालिक आएगा, वो तो कम लोगों को रखेगा। आज न्यूज़ कलेक्शन पे टोटल बजट का सिर्फ 10% खर्च हो रहा है। एक तो नालायकी मालिक कर रहे हैं कि वो खर्च नहीं करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी कमाल है कि एक आदमी रिपोर्टर भी है, कैमरामैन भी है, सब कुछ है। मेरे घर के ड्राइंग रूम में हमारे लगा देता है, वो ओबी का भी काम करता है, सब कुछ करता है, और एयर पे हम चले जाते हैं। 6 आदमी की नौकरी ऑब्वियसली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की वजह से है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मालिक जो पुराना है, मान लीजिए, वो तो रोक लेगा, हम बहुत जोर लगाएंगे। नया मालिक जो चैनल लेके आ रहा है, वो क्यों रोकेगा? तो जॉब्स कम हो रही हैं टेलीविज़न में, और बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। कोई उपाय नहीं है। इसको लेके हम बहुत चिंतित, सच पूछिए तो इतनी चिंता है कि जिन लड़कों को हमने करीब 5000 नौकरियां दी हैं, हमारा विश्वास है आज कि 4000 उसमें से सड़क पे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने का ये कैरेक्टर है। ये कोई मालिक की बदमाशी से नहीं हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से हो रहा है। इसलिए इसमें कोई रेगुलेशन इसमें नहीं ला सकते। टेक्नोलॉजी आएगी ही, नई टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। फिर भी जो मालिक कंटेंट पे नहीं खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए एक कमज़ोरी है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लड़के बेकार हो रहे हैं, 35 साल की उम्र हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं, और वो सड़क पे आ जाते हैं। एक सीरियस प्रॉब्लम है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उसके वजूहात 2 हैं। एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एंड सेकेंड, ओनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग ऑन न्यूज़ कंटेंट। वो 5 स्टार में दावत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये दिक्कत है। जी, बाद में आप डिस्कस कर लीजिएगा। आप बताएं, आपका सवाल होगा जी। ओम शांति। मैं रोपड़ से आया हूं, पंजाब से। जागरण ग्रुप में हूं, मैं पंजाबी जागरण से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूं, रूपनगर से। मेरा सवाल है डॉक्टर एच सिंह से। इन्होंने बोला है कि रेप की खबर जो बार बार दिखाई जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ना दिखाएं वो खबर, क्या कारण है? नहीं, वो मैं बता दूं, आपने वो जो सवाल पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है, और अभी कहीं से आया भी कि वही खबर दिन भर दिखाई जाती है तो हमारी माँ कहती है टीवी बंद कर दो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेलीविज़न है।
अगले सेकंड नया व्यूअर जुड़ता है, हमें उसको दिखाना होता है। आप समझे, प्रिंट में एक बार ही सवेरे 7 बजे आपके हाथ में आ जाता है, उसको पढ़ें तो ठीक है, ना पढ़ें तो ठीक है। टेलीविज़न में हमारा कैरेक्टर है कि नए व्यूअर्स के लिए हम दोबारा देते हैं, तिबारा देते हैं, हर घंटे देते हैं। ये टेलीविज़न इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि चूंकि नए व्यूअर जो, भाई आपको नहीं देखना है, आप टेलीविज़न बंद कर दीजिए, चैनल बदल दीजिए, लेकिन हम तो इसलिए दिखाते हैं कि अगर नहीं दिखाएंगे तो कल आप ये आरोप लगाएंगे कि देखो कैसा नालायक है, एक बार चलाया पैसा मिल गया होगा, नहीं दिखा रहा है। हमारी तो कई प्रॉब्लम है, हर तरफ से हम मारे जाते हैं। तो आप इस परेशानी को समझिए, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे। नालायकी बहुत है, इतनी है कि मैं तो कभी कभी समझता हूं कि फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाऊं, शायद इससे कोई रास्ता निकले। और मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि किसी दिन हो सकता है कि हम फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे, ये जो नालायकी हो रही। लेकिन वो एक अलग पक्ष है। टेलीविजन में वही चीज बार बार अरे भाई वही चीज दिखाते हैं इसलिए कि आपका बेटा नहीं देखा है, वो भी आ रहा है देखने। हर क्षण नए व्यूअर जुड़ते हैं, इसलिए ये दिखाए जाते हैं। तो आपका सवाल सही है, दिखाना ही चाहिए। हरदीप भाई से मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना दिखाए, आप जरा बता दीजिए आपके नजरिए से क्यों नहीं दिखाए, उसका दिखाने का कारण तो बता दिया। इसके लिए मैंने जो कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है उसके बारे में बताया था। एक बड़ी फेमस एमपी है, उसका एक इंग्लिश अखबार में बयान छपा था, मोटी हेडलाइन में। उसने लिखा था, आई फील वेरी पावरफुल व्हेन आई सिट इन पार्लियामेंट, बट आई फील वेरी पावरलेस व्हेन माई डॉटर गोज़ आउट। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक भय का वातावरण, एक असुरक्षा का वातावरण। क्योंकि उन्होंने सही कहा कि चैनल चेंज कर दो, तो हमारे मदर भी वही करवाते हैं कि चैनल चेंज कर दो। सर बात ऐसी है कि ज़्यादातर जो रेप के जो केस होते हैं गरीब लोगों के साथ होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। अगर हम बार बार ना दिखाएं तो उनको थाने में कोई पूछता नहीं है। अभी आप किसी भी रेप पीड़ित से जाके पूछिए कि उनको कितने चक्कर लगवाए जाते हैं थाने में या कचहरी में, उनको इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं। लेकिन अब सुनंदा पुष्कर को लेकर के देखो, कितने टीवी चैनल दोबारा शुरू उन्होंने केस खोल लिया है, तो इंसाफ मिलता है। टीवी वाले को ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो गरीबों के साथ भी होना चाहिए ना। आप ठीक है हाई प्रोफाइल का तो दिखाते हो बार बार, तो एक गरीब लड़की के साथ जो हुआ है उसको भी तो इंसाफ दिलवाना चाहिए ना। और अगला सवाल सर, बीके कोमल जी, सर आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है। आपने बताया था पत्रकार जो है कैसे जो पॉजिटिव अपनी रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी छोटी सी उदाहरण है, मैं आप ही के ऊपर लेता हूँ। अभी जो है NK सिंह जी अपनी बात कर रहे थे, तो आपने बीच में ही उनको टोक दिया, उनसे माइक ले लिया। सेम यही स्थिति हमारी पत्रकारों की है। जब हम कुछ सच बोलते लिखते हैं तो ऊपर से हमारे से माइक आईडी ले ली जाती है। सर क्या है आजकल सर नेकी का जमाना नहीं है। अगर सर का तो फ्लो था, उनकी तो हर बात सुनने की है, तो आप बात कहाँ कर पाते। फिर तो आप कहते कि आपने हमें कहा था कि सवाल जवाब होगा, कराए नहीं, तो हमने तो एक तरफ आप तरफ का पक्ष लिया और हमें ही दोषी ठहरा दिए। चलिए अगला ऐसा है, मुझे लगता है वो NK सिंह जी को और सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना इनसे थोड़ा और सुन लिया जाए। अगला सवाल जी बताएं। ओम शांति। आप मीडिया वालों को हर साल यहाँ बुलाते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सब लोग यहाँ अच्छा विचार लेके जाते हैं। मैं भावनगर से आ रहा हूँ और मीडिया में आपका समाचार भी हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सच्चाई आए। हमको मुश्किलें आए तब बाबा को याद करो, मुश्किलें दूर हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा सीख रहे हैं। और अगला सवाल क्या, सवाल पूछें। बस सवाल तो है, बार बार आप बोले हाँ, नहीं। और हमें में भी शक्ति आ जाए और हम सारा काम कर सके, ऐसी प्रार्थना बाबा को। अच्छा सवाल है ये। मैं समझता हूँ कि या तो अनीता बहन बता दे कि शक्ति आ जाए, वो कौन सी शक्ति आएगी, जरा बता दीजिए कैसे शक्ति आएगी। 2 मिनट शक्ति बता दीजिए उनको, शक्ति कैसे आए जो अच्छा लिख सके। हाँ आप ही को तो बता देंगे। तो भाई लिखने की शक्ति चाहिए उनको। ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में बैठे सभी हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। और इस कॉन्फ्रेंस का विषय ही इस बार रखा गया है, मीडिया पर्सन्स के आंतरिक सशक्तिकरण के लिए मूल्य
और योगाभ्यास आप सभी पिछले 2 दिनों से अनुभव कर रहे हैं। हर सेशन में कुछ समय निकालकर राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है और मॉर्निंग सत्र में भी सवेरे सवेरे आप सब अभ्यास करते हैं। मुझे तो खुशी इस बात की हुई, आज सवेरे मैं 3:45 बजे मेडिटेशन रूम में गई तो वहाँ पर हमारे कई मीडिया के भाई भी आए हुए थे और वो बहुत ही अच्छी तरह से बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये बातें कहने से ज़्यादा अनुभव करने की चीज़ें हैं। आप सभी यहाँ के सुंदर वातावरण का, यहाँ के सुरम्य वातावरण का आप अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में ये राजयोग मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसी विधि है जिससे हम स्व का सशक्तिकरण कर सकते हैं, आंतरिक सशक्तिकरण कर सकते हैं। और जब आंतरिक सशक्तिकरण होने लगता है तो कैसे भी हम खबरें छापे, आज भले हम नेगेटिविटी को दिखाएं या जो बातें, जो घटना जैसी घट रही है, अगर हम कल्याण की भावना से उसको हम उजागर करते हैं, शुभ भावना से, परिवर्तन की भावना से हम उन खबरों को हम प्रकाशित करते या टीवी चैनल में दिखाते हैं, तो वो हमारी आंतरिक भावना भी बहुत बड़ा कार्य करती है। वो भी हमारी पॉजिटिविटी है, वो नेगेटिविटी नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन हमारे अंदर जीवन की हर समस्या को कैसे हम हल करें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का कैसे हम सामना करें, वो शक्ति हमारे अंदर में लाता है। थैंक यू दीदी। इसके बाद ये मेडिटेशन कराएंगी वही राजयोग की कैसे आप सशक्त बने। आपका सवाल जी, और किसी का सवाल है इसमें जी? ओम शांति। मेरा सवाल सिंह साहब से है। साहब जी, प्रोडक्शन कास्ट अखबार की 11 रुपये 80 पैसे आ रही है, वो 3 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद में टीवी चैनल्स का भी वैसा ही चल रहा है और इसी वजह से रामदेव बाबा मान लो 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन उनके प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ गलत सलत आता है तो कोई अखबार में नहीं छपता और ये सब बातें आपको पता है ऐसी चल रही। इसको रोकेंगे कैसे? ये दुष्ट चक्र है, मैं साइकिल बन गया है। बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा ये कुचक्र है। रामदेव, मैं एक चैनल पे बैठा था, मैंने कहा कि ये आदमी मार्केटिंग ऑफ योगा करके, तो धीरे से एंकर कहता है कि सर हर महीने 3 करोड़ का विज्ञापन आता है और हर चैनल को दे रहा है, हर अखबार को दे रहा है। क्या मजाल कि आप एक लाइन की फलाने का प्रोडक्ट ख़राब है आप ये निकलवा दें। ये दिक्कत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा विशियस सर्किल है। लेकिन आप इसका जो नेगेटिव पिक्चर जो ये सब है, अंबानी के ख़िलाफ़ आप नहीं लिख सकते, ये भी सही है, लेकिन इतना ही नहीं है ना। उस कलेक्टर के ख़िलाफ़, उस मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उसको कोई आपको नहीं रोकता है। आप देखें इस समाज में जिस तरह गंदगियाँ आई हैं, ये सिर्फ अंबानी और रामदेव की वजह से नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। आप थोड़ा समझिए इसको। एक उदाहरण आपने ले लिया कि अंबानी के खिलाफ अंबानी का बेटा ने एक्सीडेंट किया और साहब एक लाइन खबर नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं आई। लेकिन ज़रा कोई मिनिस्टर की बीबी हिम्मत कर ले कि सरकारी गाड़ी से मॉल में चली जाए और 5 लाख का सामान खरीद ले, धज्जी उड़ा देता है ये मीडिया। इसलिए सत्ता में बैठा कांपता रहता है मीडिया से, ये दूसरा पक्ष है। तो दोनों को समझना चाहिए। आप ऐसे एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर देते हैं कि मीडिया तो साहब बिका हुआ है, वो अंबानी के खिलाफ नहीं अरे भाई नहीं छापता, एक के खिलाफ नहीं छापता। लेकिन आज मिनिस्टर, ये जो आप देख रहे हैं, अभी नाम लिया उसका, वो कांग्रेस वाले लीडर का, इसलिए दोबारा दिया गया कि सत्ता में बैठा कोई आदमी किस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स में जाके बदलवा देता है, जबकि उसका नौकर ये कहता होता है, ताकि सत्ता में, क्योंकि ये नॉर्म्स सेट करते हैं। आज अगर हम नहीं देंगे शशि थरूर का, तो दुनिया में ये विश्वास हो जाएगा नहीं ये बड़े लोगों के खिलाफ नहीं देते हैं। शशि थरूर के खिलाफ अगर हम देते हैं, आप हमारे बारे में
देखिए अभी इसी मंच पे 2 डायगोनली अपोजिट व्यूज आए, बोले कि साहब इतना नेगेटिव देते हैं इसके बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं। अब जरा उल्टा करके सोचिए, आज इतना हम देते हैं तब इतने अपराध बढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम ना देते तो क्या होता? ये सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मीडिया के रोल को समझें, ऐसे नहीं स्वीपिंग की मीडिया अरे सब भ्रष्ट है सब तो हो गया, ऐसा नहीं है कि सारे भ्रष्ट हो गए हैं। उसी तरह से जब अन्ना हजारे का देते हैं तो हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता, जब धज्जी उड़ा देते हैं 2G स्पेक्ट्रम की, उस समय सबसे बड़े ताकतवर गवर्नमेंट थी यहाँ पे, सबसे पावरफुल लेडी हैं उस जमाने की जो थी सोनिया गांधी। सरकार बदल गई, ये मीडिया का कमाल था। क्या मीडिया को कांग्रेस को पैसा देना कम देती है पैसा, बीजेपी ज्यादा देता है? तो ऐसे जनरल किसी इंस्टीट्यूशन को आप डिमोलिश करने के लिए कुछ भी कह देंगे, दिन भर दिखाता है साहब, दिन भर दिखाता है। अरे भाई उसको समझिए तो दिन भर इसलिए कि टेलीविजन मीडिया है, नए नए हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। हमें एक बार कहा गया, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो एक सज्जन ने कहा देखिए साहब स्वाइन फ्लू के बारे में 3 दिन आया और 3 दिन के बाद मीडिया चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा क्यों चुप हो गया? पैसे मिल गए, सरकार से पैसे मिल गए, चुप हो गया। अब आप बताइए हम क्या करें? स्वाइन फ्लू हुआ था तो दिखाया, 3 दिन बाद रिपोर्ट्स रुकी तो रोक दिया, चौथे दिन फिर से शुरू कर दिया। तो इस हर संस्था गिरी हुई है। इस देश के 3 चीफ जस्टिस पे करप्शन का आरोप लगा है, तो संस्थाएं सब गिर रही हैं, हम सब सारी संस्थाएं नीचे आ रही हैं, लेकिन उसी में दबाव डाल के चेंज करके हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। यही हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन हम डिमोलिश नहीं कर देते। राजीव इसके बाद बैठना है ना? हेलो, नहीं मुझे नहीं सुनना है, आपको बोलना है। तो हाँ जी, मेरा प्रश्न आपसे ही है। मैं फरुखाबाद से मोहनलाल गौड़, जन संदेश अखबार से, कि आज चैनल ज़्यादातर ABP न्यूज़ हो या इसके अलावा इंडिया टुडे हो, पूरा न्यायालय का काम कर रहा है। जैसे चाहे 3 तलाक वाला मामला हो, उस पर परिचर्चा हो रही है। अभी अयोध्या पर जो है जो 13 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो रही है, आडवाणी और उमा भारती सहित पूरी परिचर्चा हो रही है। जो काम न्यायालय को करना चाहिए वो नहीं चैनल कर रहे हैं, ये एक मानक है। आपको बुरा लग रहा है 3 तलाक पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, पर तो जो 3 तलाक पर न्यायालय में चर्चा हो रही है, निर्णय हो रहा है, होने जा रहा है। न्यायालय का काम है। टोटल समाज में 3 तलाक एक बुरी चीज है, कुप्रथा है, क्या इसको समाज में नहीं बताना चाहिए था? कहाँ जाना, इसको कोर्ट में जाना चाहिए? 3 तलाक कोर्ट का मामला है कि ये पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू है। कोर्ट तो उसको डिसाइड करेगा बाद में। पहले तो उन महिलाओं को जो इस जलालत को झेल रही हैं, उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदलना है, उनकी क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बदलना है। तो ये मीडिया नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये था कि पूरा न्यायालय का काम करे। हाँ, न्यायालय तो आपको निर्णय देते हैं एक प्रकार से। एक मिनट समझ लीजिए, न्यायालय नहीं करता है। अब हमारा एक किस्सा सुनिए। मेरठ में एक रेप विद मर्डर हुआ। रेप विद मर्डर हुआ तो से पूरे मीडिया ने दिखाया उसको, सेशंस कोर्ट ने उसे फांसी दे दी। वो अपील में चला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। मीडिया गलत हो गया, सारे लोगों ने गाली दिया मीडिया को कि साहब देखिए ये कोर्ट बना घूमता था और दूध का दूध पानी का पानी। हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। स्टेट अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया कि नालायक है, बेहुदा है, इनको कुछ नहीं समझ में आता। सेशंस कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, ये कह के फांसी की सजा बहाल कर दी। अब हमें आप कैसे तौलेंगे? हम सेशंस वाले मीडिया थे तो सही थे, हाई कोर्ट वाले मीडिया हुए तो गलत हो गए, सुप्रीम कोर्ट के में तो फिर सही हो गए। तो हमारा जस्टिफिकेशन इस पे डिपेंड करेगा कि उनमें कितनी ताकत है ऊपर जाने की। तो आप थोड़ा सा इसको गहराई से, हम चाहते हैं कि इस कंट्री में लॉजिक पावर बढ़े। जब आप ये सब सवाल पूछे तो उसके पहले लॉजिक पूरी समझ लें। और किसी का सवाल है क्या? लास्ट सवाल है ये, क्योंकि हमारी समय सीमा घड़ी 6 बज गया है और अगला सत्र है समापन, तो इसलिए और किसी का सवाल है इसमें? आप लोग तीनों चारों लोग एक ही सवाल कर लीजिए और मुझे लगता है कि सब लोग बारी बारी करके सारे आंसर दे देंगे। आधा मिनट भी नहीं लेंगे। आधा मिनट, हाँ चलिए। मैं देख रही हूँ हाँ। नैतिक मूल्यों का जो हो रहा है, तो नैतिक मूल्य जो होते हैं जो कांटों की तरह होते हैं, तो कांटे जो होते हैं वो चुभते हैं। अच्छा। लेकिन उनको मुरझाने का खौफ नहीं होता। ये मैं चीज़ आप महसूस कर रही हूँ ये बीते इनकी चर्चा से। क्या मतलब हर एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं, तो कांटों को मुरझाने की वो खौफ नहीं होता।
कांटों से दोस्ती कीजिए जो ताउम्र साथ दें, फूलों का क्या सांस की गर्मी न सह सकें। सर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन आज समय की पुकार है। सामाजिक बुराइयां जिनका कोई अंत नहीं, उसमें मत धकेलो बेटी को। बेटी संबंधी सामाजिक बुराइयों को बचने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मत ब्याहो उसे, जीने के लिए उसे ब्रह्मा कुमारी बनाओ। वाह, ब्रह्मा कुमारी बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर मैं समय से होती तो मैं भी आज बहुत, ब्रह्मकुमारी अरे अभी भी आइए ना, आपका स्वागत है। अभी भी तो बेटी हैं, अभी भी तो किसी की बेटी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। मैं पूरी तरह से समर्पित बीके हूँ। कौन भाई इजाजत है? सर इजाजत तो आपकी तरफ से है, इधर से देखिए ना, इजाजत नहीं दे रही है। नहीं, मैं सवाल भी नहीं करता हूँ। मेरी प्रार्थना ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन का है ना, ये लिखित में ले लें, तो उसकी सार्थकता और उसकी गंभीरता आता है। उसके मेरे साथियों के जो सवाल आए हैं, मैं समझता नहीं कि वो सवाल सही थे। ठीक है, भाषण देने की हमारी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, और सवाल जवाब वेज बोर्ड से संबंधित सवाल मैं पूछना चाहता था सिंह साहब से, मजीठिया वेज बोर्ड की क्या स्थिति है। और मैं ये पूछना चाहता था, पत्रकारिता के समक्ष विश्वसनीयता का संकट क्यों आ गया है इतना गंभीर रूप से। मेरा सवाल, जो जिला स्तर तक के पत्रकारों को मीडिया हाउसेज क्या वेजेज के रूप में उनको क्या दे रहे हैं, और पत्रकार सुरक्षा कानून की स्थिति क्या है, सवाल ये थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आपके पास समय की बहुत बात है। सिंह साहब से आप अलग से मिल लीजिएगा, वो तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन। नहीं, इन सबको जरूरत थी सब जानने की, मैं इसलिए कह रहा हूँ। धन्यवाद। अरे आपका तो हो गया है, आप तो बोल चुके हैं सर। अच्छा, जवाब नहीं आया। अब आपका सवाल इतना बढ़िया था कि जवाब दे नहीं पाए तो क्या करें? आपका सवाल आप ही का जवाब था उसमें। वो जो आप कह रहे हैं, एक तो मजीठिया वाला पूरा मालिक खा गए, वो जिस तरह से हुआ था, लेकिन बाकी टेलीविज़न उसके जद में नहीं आता है। वेज बोर्ड की जद में टेलीविज़न अभी तक नहीं आया है। दबाव पड़ रहा है कि टेलीविज़न को भी लाएं, हालांकि बाई एंड लार्ज टेलीविज़न की सैलरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ये जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये किस इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का क्राइसिस नहीं है। ये अच्छा है कि पब्लिक सवाल कर रही है। ये देश में पहली बार हो रहा है कि सवाल उसके सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और पब्लिक से मतलब टेलीविज़न में भी आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि क्वेश्चन हम इंस्टीट्यूशंस को लेके कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब गवर्नर बन जाता है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, क्या सवाल नहीं होते? के.जी. बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को लेके सवाल नहीं उठे, उनके दामाद के रोल को लेके? हर इंस्टीट्यूशन गिरावट आया है। कैसे आया है? जो नैतिक मूल्य देने वाले 2 संस्थाएं थी, माँ की गोद और शिक्षक, वो दोनों खत्म हो गए। माँ की गोद में अब नैतिक शिक्षा नहीं मिलती है। ये तो भला हो इन संस्थाओं का कि ये कुछ इसको संभाल पा रही हैं, वरना ये तो गई थी भारत। तो नैतिक मूल्य माँ के गोद में मिलता नहीं है। माँ परेशान है इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ लंबी कार आ गई है, मेरा पति नहीं ला रहा है, ये उसलिए परेशान है। तो बेटे को कहती है, बेटा तुम इस नालायक की तरह ना होना, तुम तो खूब करप्शन करना। तो माँ की गोद में उसको नहीं मिल रहा है। शिक्षक आप देख रहे हैं जिस तरह के हैं, रेप ना करें यही बहुत है, ये हालत हो गई है। तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस वैल्यू एजुकेशन देते थे, वो इंस्टीट्यूशंस भारत में ख़त्म हो गए हैं। बड़ा उम्मीद के साथ हम देखते हैं इन संस्थाओं की तरफ, ब्रह्म कुमारीज की तरफ, कि कम से कम इनके पास अगर एक बार आप आदमी आ जाएगा तो नैतिक रूप से वो फिर से सोचने लगेगा, और यही इसकी ताकत है। और मुझे लगता है कि अगर इस क्षरण को कोई रोक सकता है तो वो ये संस्थाएं रोक सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहता हूं जिन लोगों के सवाल रह गए हैं, क्योंकि समय हम लोगों का इजाज़त नहीं दे रहा। मैं 5 मिनट सिर्फ बिन्नी बहन से नैतिक मूल्य पे बोल दीजिए, और फिर 5 मिनट मेडिटेशन कराएंगी अनीता बहन, फिर उसके बाद हम लोग सत्र पूरा करेंगे। ओम शांति। मैं हमारे भ्राता एन.के. सिंह की बात से भी बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि वास्तव में जब बचपन में ही हमें नैतिक मूल्य मिलते हैं तो वो एक अलग ही जीवन की पूरी नींव वहाँ से पड़ती है। और हम बहुत समाज में, पहले तो परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस संस्था से 6 साल की उम्र में ही जुड़ गई। और 6 साल की उम्र में हमारी पहला परिवार था
और हम लोग जब यहाँ आए, क्योंकि मैंने सोचा कि कोई और बात करने से पहले अनुभव ही बता दूँ जीवन का। और जब हम यहाँ माउंट आबू में आए आज से लगभग 30 साल से भी पहले, तो जो हमें यहाँ पर मूल्य मिले, हमारे जो संस्था की जो अभी कुछ हमारे सीनियर सभी हमारे बीच नहीं भी हैं, चाहे दादी प्रकाश मणि जी जिन्होंने कि इस संस्था को इतनी ऊंचे शिखर पर पहुंचाया, तो जब हम वैल्यूज़ की यहाँ बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हम कर सके, जैसे यहाँ जो भी चर्चा हो रही थी, वास्तव में चुनौतियों की भी बात हुई और हमने ये भी देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ को मैं ज़रूर समअप के साथ करूँगी कि अगर हम सार में ले तो हम यही कहें कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी आज यहाँ से उठते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, क्योंकि आप सभी एक तो बहुत अपने अंदर, आपके अंदर जो बात थी कंस्ट्रक्टिव जो शब्द है वास्तव में बहुत अच्छा और बहुत जिसको कहें कि एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पर इसे ले रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन की बात है तो 3 शब्दों से जुड़ी हुई है। मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी करने का मौका मिला स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़ में। तो सबसे पहले मेडिटेशन में हम कनेक्शन की बात करते हैं, सी फॉर कनेक्शन, कि जब हम सबसे श्रेष्ठ अपने आप को जानते हैं, अपने आत्मा के मूल्यों को जानते हैं, पहचानना शुरू करते हैं और उस सर्वशक्तिवान से, जैसे कि आज मुझे बहुत ये अजीब लगता है, मेरा हर साल पिछले 3-4 सालों से मैं अमेरिका में जा रही हूँ, वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे मैं बैठी होती हूँ तो वो लोग आकर कहते हैं कि हमें आप 1 मिनट मेडिटेशन हमें बताइएगा, कैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं। वो इतना हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि मेडिटेशन यानी भारत जिसको पावर हाउस, लाइट हाउस कहा गया है हमारी मूल्यों के वजह से, और वो इसके लिए इतने इच्छुक है। और आज हमारी प्रेजेंट जनरेशन देखिए तो उनका पहनावा देखिए तो वैल्यूज़ की बात तो बहुत दूर हो गई है। तो अगर नैतिक मूल्य हैं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव रोल मीडिया कर सकता है। आप सभी ने जो बातें कही, मैं सच में आपसे एग्री हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो हमें दिखाना होगा, प्रेशर डालने होंगे, ये बात जो है हम समझते हैं, आपका वो रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी एक आपसे ज़रूर ये एक निवेदन होगा कि उसके साथ साथ एक प्रेशर और डाल दे, एक प्रेशर डाल दे कि आज हमारा युवा या जो भी परिवार का व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझे अपने जीवन के अंदर ये नैतिकता को अपनाना है, मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी है। तो आज हमें एक पहल करनी है, एक कदम बढ़ाना है, कारवां अपने आप चलता चला जाएगा, बनता जाएगा, बस मुझे एक पहल करनी। तो अगर हम उसे अपनाएंगे, यहाँ से जाएंगे, अपने जीवन के अंदर अपनाने की बात करेंगे तो कनेक्शन, करेक्शन और कलेक्शन, अपने को सुधारना भी है, देखना भी है मेरे में क्या कमी है, और जीवन में जो कलेक्शंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कंस्ट्रक्टिव रोल करते हैं, उसे भी हमने करना है। तो वास्तव में हम इसको समाज को बदलने के लिए हम एक पहल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में सब होगा, लेकिन एक सोच शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ नज़ारा बदलता चला जाएगा। और आप सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, वास्तव में आपको देखकर तो हमें लगता है कि आप सभी के अंदर वो सब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की बहुत बड़ी पावर है और आप सब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नी बहन का। इन्होंने अपने जीवन के अनुभव से बताया है कि राजयोग मेडिटेशन से हर चैलेंज को अवसर में बदला जा सकता है और कमोबेश यह स्थिति हर किसी के साथ हो सकती है। अब जो हम लोग राजयोग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली राजयोग मेडिटेशन है क्या, इसके बारे में मैं अनीता बहन जी से कहूँगा कि थोड़ा प्रकाश डालें और उसका अभ्यास भी यहाँ से हम लोग शुरू कर लें तो आगे जाल के निश्चित तौर पे हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। तो मैं अनीता बहन से अनुरोध करता हूँ, आप इंदौर से हैं और मीडिया प्रभाग की कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप राजयोग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए थोड़े समय के लिए मेडिटेशन की अनुभूति भी कराएँ। अनीता बहन। ओम शांति। 2-3 दिनों से यहाँ रहते रहते और हर सत्र में मेडिटेशन की बातें सुनते आपने अभी तक समझ ही लिया होगा
कि राजयोग मेडिटेशन क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सभी ने स्वीकार किया है कि मूल्य हमारे जीवन के लिए कितना न ज़रूरी है और मूल्यों के बल पर ही हमारा जीवन मूल्यवान बन जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी ही विधि है जो हमारे अंदर छिपे हुए मूल्यों को जागृत करता है और मूल्यों के स्रोत स्वयं परमपिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़वाता है। और जब उस परम सत्ता से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो जैसा संग वैसा रंग। आप सारे दिन भर में न्यूज के लिए कैसे कैसे वातावरण में आप जाते हैं, किन किन लोगों से आप मिलते हैं, आज लोगों के जीवन में क्या है हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कितना तनाव, कितनी अशांति, नकारात्मकता बढ़ रही है। तो आप मनुष्यों से, इंसानों से मिलेंगे तो जिनके पास जो होगा वही मिलेगा। तो आप अपना कारोबार करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हमारी यही विनती है कि कुछ समय आप उस सर्वोच्च सत्ता के साथ में भी कनेक्शन जोड़ें, अपने आप से वार्तालाप करें, उस परम सत्ता के साथ में आप वार्तालाप करें। तो राजयोग हमें यही सिखाता है। हम अपने अंदर झांकें, अपने अंदर में देखें, मेरे अंदर में कितने वैल्यूज छिपे हुए हैं और बार बार उन वैल्यूज का, उन मूल्यों का चिंतन कर उसे हम जागृत करें। तो राजयोग मेडिटेशन भी एक माध्यम है, मीडिया है, जिसके द्वारा हम सर्वशक्तिवान सर्वोच्च सत्ता के साथ में हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, संपर्क करते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए हम चलते हैं एक अंतर जगत की यात्रा की ओर, एक आत्म अवलोकन की यात्रा की ओर। अपना ध्यान सब तरफ से समेटकर, मन के विचारों को समेटकर स्वयं में केंद्रित करें और देखें कि मैं कौन हूँ। इस पंच तत्वों के शरीर से भिन्न, इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ और इन देह की हर कर्म इंद्रियों को मैं संचालित करती हूँ, किंतु हर कर्म इंद्रियों से भिन्न मैं आत्मा देह की मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। मुझ आत्मा के अंदर अनंत शक्तियाँ समाई हुई हैं। मैं अति सूक्ष्म किंतु बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा
इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा का वास्तविक घर पंच तत्वों की दुनिया के पार, सूर्य, चांद, तारागणों के भी पार, लाल प्रकाश की दुनिया, जो अनंत शांति की दुनिया है, जहाँ पर कोई आवाज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। ऐसे परम धाम, शांति धाम की मैं आत्मा रहवासी हूँ। अपना ध्यान एकाग्र करें उस लाल प्रकाश की दुनिया। यहाँ मेरे परम पिता परमात्मा मेरे समीप हैं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्व गुणों के सागर हैं, सभी मूल्यों के स्रोत हैं। परमात्मा पिता के सानिध्य में अपने आप को महसूस करें। परम पिता परमात्मा भी मेरी ही तरह रूप में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु किंतु सर्व गुणों के सिंधु हैं। उनके सानिध्य से मेरे अंदर में भी दिव्य गुणों का संचार हो रहा है। परमात्मा पिता से अनंत किरणों के रूप में शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मेरे अंदर में समाती जा रही है। उस परम सत्ता के प्यार में, उनके सुखद आंचल में मैं अपने आप को देख रही हूँ। वो मेरे पिता हैं, मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। प्यारे शिव बाबा, परमात्मा की इन किरणों को, इन शक्तियों को अनुभव करते मेरा मन भी शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरी बुद्धि भी सद्बुद्धि होती जा रही है। मेरे अंदर सत विवेक का संचार होता जा रहा है और उस परमात्मा पिता के साथ से वो मेरा सच्चा साथी है। मेरे हर कर्म भी श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। मेरे संस्कारों का भी परिवर्तन होता जा रहा है। इन्हीं स्मृति अनुभूतियों को लेकर मैं आत्मा पुनः अपने साकार जगत की ओर लौटती हूँ। सूर्य, चांद, तारागणों को पार करती हुई मैं इस सृष्टि रंगमंच पर
ब्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ और अपने आप से मैं यही संकल्प लेती हूँ, मैं हर कर्म करते हुए भी उस पिता को सच्चा साथी बनाकर, उस पिता का सानिध्य लेकर हर कर्म करूँगी और मेरे अंदर में एक ऊर्जा, एक सकारात्मक परिवर्तन होगा और उस नई सोच से, नई ऊर्जा से मैं एक श्रेष्ठ समाज, मूल्यनिष्ठ समाज बनाने की दिशा में मैं कार्य करूँगी। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ इस सत्र को सुना और हमारे तमाम पैनल में जो विशेषज्ञ बैठे हैं, आप लोगों से भी अगर मेरे से गलती सही हो तो क्षमा चाहेंगे। इसके लिए आप लोगों ने बड़े धैर्यता के साथ सवाल का जवाब दिया और मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि आज हमारे जितने पैनलिस्ट हैं आपका गिफ्ट भेंट कर सम्मान करें। हाँ जी 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 हाँ, गोपाल नरसिंह भाई को, उनको हो गया, और डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी को भी, डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी सर आप डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी पीछे। आप लोग 2 मिनट बैठे, फिर इसके बाद फिर समापन सत्र शुरू होगा। डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी, डॉक्टर मनोज लोढ़ा, बिन्नी बन भेटते हैं। डॉक्टर मनोज लोढ़ा जी को भेंट करें। अशोक चतुर्वेदी जी जल्दी। अशोक चतुर्वेदी जी को भेंट करें। अशोक चतुर्वेदी जी आ जाइए इधर आ जाइए। अशोक चतुर्वेदी जी, आप लोग जरूर हमेशा आते रहें, राजयोग सीखें और अपने ज़िंदगी की चुनौतियों को सुअवसर में बदलें, यही संदेश है। वाई बाप जी को सौगात भेंट करें। वाई बाप जी, बीके हरदीप भाई को, हरदीप भाई बैठे, हरदीप भाई को सौगात बैठे। हरदीप भाई, और खुद बिन्नी बहन को भी सम्मानित करें भेंट करके सौगात। बिन्नी बहन को, बिन्नी, अच्छा ठीक, हाँ वो उधर पीछे से ले लो। हाँ बिन्नी बहन को ले आओ ना।